known as seed. And now what is seed? Seed is mature ovule after fertilization. It is mature ovule after fertilization. फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल अगर मैच्योर हो जाए तो वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। चूंकि मेरे को बेटा कई साल से पढ़ाते हुआ तो मैंने यही सीखा है कि अगर हम ओव्यूल सीख लें तो सीड हमको आ जाना चाहिए, और लकीली हमें ओव्यूल आता है। जैसे हमें मालूम है ओव्यूल की बाहरी लेयर का नाम है आउटर इंटीग्यूमेंट। थैंक यू वेरी मच। अंदर वाली एक और लेयर है इनर इंटीग्यूमेंट। वेरी गुड। इसके बाद न्यूसिलस, और फिर बचा है एम्ब्रियो सैक। फिर से बोलो। और एम्ब्रियो सैक में भी क्या हो चुका है? तो जो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस थे, कितने सेल? किस में थे? एम्ब्रियो सैक में। वो अब 7 सेल 8 बचे कि एम्ब्रियो बन चुके हैं? तो याद रखना यहाँ पर मिल सकता है एम्ब्रियो। क्या मिलेगा? एम्ब्रियो, जिसकी एक्सिस होगी एम्ब्रियोनल एक्सिस। फिर से बोलो। अभी मैं पूरा पॉइंट लेबल करूंगा, क्या लिख रहा हूं वो भी लिखूंगा। और हो सकता है कि इसमें प्रेजेंट हो एंडोस्पर्म। क्या प्रेजेंट हो? एंडोस्पर्म। तो जो जो मैं पूछता जाऊं आप बताते जाओ, और फिर हम ओव्यूल को सीड में बदलता हुआ देख लेंगे। बताइए इस इंटेग्यूमेंट का नाम? इट इज आउटर इंटेग्यूमेंट। इट इज आउटर इंटेग्यूमेंट। थैंक यू वेरी मच। दिस इज इनर इंटेग्यूमेंट। बहुत बढ़िया भाई, आप एकदम सही सीख रहे हो कि आउटर इंटेग्यूमेंट इनर इंटेग्यूमेंट आपने सीख लिया है। इसके बाद आपने देखा ये वाला स्ट्रक्चर का नाम न्यूसिलस। वेरी गुड, न्यूसिलस। न्यूसिलस के बाद आपके अंदर इसके पाया जाता है एम्ब्रियो सैक। बोलो क्या? और बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो सैक में 2 लोग रहते हैं। एक कौन? एम्ब्रियो। बोलो कौन? और दूसरा कौन? एंडोस्पर्म। दूसरा है एंडोस्पर्म। एंड दिस मे और मे नॉट प्रेजेंट। अच्छा, एक और बात हमें मालूम थी कि ये बेटा कहीं पर अटैच्ड होता है। याद है आपको? इस प्रोसेस का नाम, इस जगह का नाम हाइलम। फिर से बोलो। क्या इससे एक बेटा स्ट्रक्चर निकला होता है? बोलो क्या? फ्यूनिकल। और ये कहीं जुड़ा होता है? बोलो क्या? प्लेसेंटा। बहुत बढ़िया तरीके से आप सीख रहे हो। इट इज अ प्लेसेंटा, इट इज अ फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल है। और इसके बाद ये क्या है? हाइलम। अच्छा बताओ, इस जेक ओपनिंग का नाम माइक्रोपाइल। क्या ये माइक्रोपाइल है? और ये वाला पोर्शन चढ़ा है। पक्का? अब फिर से सीड के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज सीड? मैच्योर ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आइए हम लोग ओव्यूल को सीड में बदलते हुए देखें, कैसे ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है। इससे आपको काफी लर्निंग मिलेगी और काफी रट्टा होने से बचेगा मामला। इनकी जो आउटर इंटेग्यूमेंट है ये कन्वर्ट हो जाती है कवरिंग में। कवरिंग का नाम है टेस्टा। बोलो क्या नाम है? टेस्टा। बताइए टेस्टा किससे बना? आउटर इंटेग्यूमेंट। तो जो ये आउटर इंटेग्यूमेंट नाम की कवरिंग है वो बनाती है टेस्टा। इसके बाद इनर इंटेग्यूमेंट। दिस इनर इंटेग्यूमेंट इज अ very thin membranous structure and it is converted into another membrane. It is known as tegmen. बोलो क्या नाम है? tegmen। तो बताओ कितनी हो गई? 2। एक कौन? दूसरा कौन? tegmen। अब बताओ आउटर से क्या बना? टेस्टा। इनर से टेस्टा और tegmen दोनों मिलकर बनाते हैं सीड कोट। क्या बनाते हैं? सीड कोट। तो कभी कोई तुमसे पूछे कि सीड के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे क्या कहलाते हैं? सीड कोट। और इसके कितनी लेयर होती हैं? 2। एक का नाम टेस्टा, दूसरे का नाम टेगमेंट। टेस्टा किससे बना?
आउटर इंटेगुमेंट से। टेगमेंट किससे बना? इनर इंटेगुमेंट से। पक्का है? अब एक जगह पर टेस्टा और आउटर और इंटर इंटेगुमेंट थे कि नहीं थे? नहीं थे। तो बताओ उस जगह पर ओपनिंग बनी रह जाएगी। सर ये नहीं समझ में आया, फिर से बताओ। यस, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, लेकिन इस जगह पर ना तो आउटर है ना तो इनर है। तो बताओ उस जगह ना तो टेस्टा बनेगा ना तो टेगमेंट, क्या उस जगह ओपनिंग बनी रहेगी? दिस ओपनिंग इज एज सच नोन एज माइक्रोपाइल। बोलो क्या नाम है? हाँ बच्चों, इट इज नोन एज माइक्रोपाइल। अच्छा बताओ, क्या हमारा हाइलम माइक्रोपाइल के आसपास अटैच था? यस। तो बताओ जब हम लोग सीड को प्लेसेंटा से तोड़ेंगे, जरा सोच के देखो, मटर के दाने को मटर की फली से अलग करो। सोचो सोचो, मटर के दाने को मटर की फली से अलग करो, क्या मटर के दाने पर एक स्कार छूट जाता है? एक दाग छूट जाता है? क्या वो दाग अटैचमेंट है? दैट अटैचमेंट इज नथिंग, इट इज हाइलम। फिर से बोलो। तो हाइलम का नाम यहाँ पर हाइलम, माइक्रोपाइल का नाम माइक्रोपाइल। नहीं आया सर, मुझे तो नहीं लग रहा कि आया। आया? चलो बोलो फिर से। टेस्टा किससे बना? आउटर इंटेगुमेंट। और टेगमेंट किससे बना? पक्का? अब आज मैं ये जो सीड है इसमें से मैं डायकॉट सीड आपको सिखाने जा रहा हूँ। एक बार आप डायकॉट सीड सीख गए तो मोनोकॉट अपने आप आ जाएगा। तो चलो, आउटर इंटेगुमेंट से क्या बना? टेस्टा। इनर से क्या बना? टेगमेंट। एक जगह ऐसा था ना जहाँ आउटर था ना इनर था, उस जगह गैप छूट गया, गैप का नाम माइक्रोपाइल। गैप का नाम माइक्रोपाइल। क्या एक जगह अटैचमेंट था? क्या नाम था? हाइलम। क्या वहाँ स्कार छूट गया? नाम बताओ। हाइलम। हाइलम इज द स्कार नियर माइक्रोपाइल। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब बताओ, ओव्यूल में इसके अंदर का चलोगे तो क्या मिलेगा? बताना पड़ेगा। ओव्यूल इज गोइंग टू फॉर्म सीड। तो देखो जो चीजें ओव्यूल में है क्या वो सीड में मिल रही कि नहीं? सीखो इसे। आउटर इंटेगुमेंट, इनर। अच्छा, आउटर और इनर के बाद क्या मिला? हाँ, न्यूक्लियस। ऐसे बोलो कि सर इसके बाद न्यूक्लियस मिलना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, न्यूक्लियस जनरली डीजनरेट हो जाता है, कभी कभी न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है, और अगर डीजनरेट ना हो तो एक पतली झिल्ली के रूप में पड़ा रहता है, एंड दैट इज नोन एज पेरिस्पर्म। बोलो क्या बोलेंगे? पेरिस्पर्म। जो मैं डायग्राम बना रहा हूं, इट इज अ रे डायग्राम टू अंडरस्टैंड द सीड ओनली। ये हर सीड में मिले ऐसा जरूरी नहीं है। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, न्यूक्लियस जनरली डीजनरेट। जनरली न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है। बट इन सम सीड, कुछ सीड्स में ये रिमेन बचा रह जाता है और इसका नाम होता है पेरिस्पर्म, रिमेनेंट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का रिमेनेंट इट इज नोन एज पेरिस्पर्म। बताइए, पेरिस्पर्म हमेशा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जवाब ही नहीं आएगा। लिखने में इतने व्यस्त हो कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। पेरिस्पर्म हमेशा मिलेगा। न्यूक्लियस जनरली बचेगा कि डीजनरेट? डीजनरेट का मतलब बचा कि खत्म हो गया? कभी कभी बचता है। जब बचता है तो एक पतली झिल्ली के रूप में पाया जाता है, और ये पतली झिल्ली क्या कहलाती है? पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म, तीन ऐसी कंडीशन है जहां पर पेरिस्पर्म मिलेगा। मैं यहां लिख दे रहा हूं, हियर। पेरिस्पर्म जनरली प्रेजेंट इन free condition, it is BBC, it is not the radio channel, it is black pepper, kali mirch, black pepper, one is beet and C is castor। castor का मतलब जानते ही हो आप लोग। तो यहां पर पेरिस्पर्म मिलेगा, अदरवाइज न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है और कुछ नहीं बचता उसमें। अच्छा भाइयों बहनों, अब ध्यान से सुनो, इधर देखोगे तो ज्यादा अच्छा आएगा। आउटर इंटेगुमेंट खत्म, इनर इंटेगुमेंट खत्म, न्यूक्लियस भी डीजनरेट। इसके बाद जब अंदर जाओगे तो दो चीजें मिलेंगी, वन इज एंडोस्पर्म। बोलो क्या मिलेगा?
और दूसरा क्या मिलेगा? एम्ब्रियो। तो ये वाला बोलोगे नहीं, और ये वाला एम्ब्रियो। पक्का? तो बेटा हो सकता है देयर में भी एंडोस्पर्म में प्रेजेंट। ये मैं क्रॉस कर रहा हूं, ये क्रॉस जो लाइन है इट इज डिनोटिंग द एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म कभी कभी मिलेगा और कभी कभी नहीं मिलेगा। जब एंडोस्पर्म मिलेगा ऐसे सीड को हम लोग मिलेंगे एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस सीड। और जब एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा हम इसे बोलेंगे एक्स एल्बुमिनस सीड। Albuminous seed are also known as endospermic seed. X-albuminous seed are also known as non-endospermic seed. तो बताओ हर बार एंडोस्पर्म मिलेगा? तो एंडोस्पर्म अगर प्रेजेंट है तो एंडोस्पर्मिक सीड, नहीं है तो देखो, अगर तुम इधर ज्यादा फोकस करते रहे और लिखने में जाता गए तो तुम इस सीड को भूलोगे, और अगर तुम ओव्यूल पे फोकस करते रहे तो तुम्हारा काम बनेगा। मैं चौथी बार ये बात बोल रहा हूं। बताओ आउटर इंटेगुमेंट, इनर, न्यूक्लियस जनरली रहेगा, डी जनरेट हो जाएगा, कभी कभी रहेगा, क्या कहलाएगा? पेरिस्पर्म 3 जगह हैं। नंबर 1 ब्लैक पेपर, बी कैस्टर। पक्का? अच्छा, इसके बाद बेटा, इसके बाद क्या एम्ब्रियो सैक मिलना चाहिए? यस। एम्ब्रियो सैक में एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म मिलना चाहिए? यस। एंडोस्पर्म अगर मिला तो पता नहीं क्या ये एंडोस्पर्मिक सीड होगा? नहीं मिला तो। और बेटा इसके बाद अगर कुछ बचेगा देन इट इज अ एम्ब्रियो। बोलो क्या होगा? एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो में होंगे 2 कॉटिलेडन। बोलो कितने? 2। तो एक कॉटिलेडन ये रह गया, चना आपने देखा ही होगा। दूसरा कॉटिलेडन ये हो गया। तो अगर 2 कॉटिलेडन है तो मोनोकॉट की डाइकॉट? डाइकॉट। तो आपको मैं ये लिख के यहां दिखा रहा हूं, देयर में बी कॉटिलेडन्स। और अगर कॉटिलेडन्स हैं तो वो भी कितने होंगे? 2। मोनोकॉट की डाइकॉट। और बीच में होगी एक्सिस। बोलो क्या होगी? एक्सिस। और इस एक्सिस का नाम एम्ब्रियोनल एक्सिस। फिर से बोलो, जिसको मैं अलग से पढ़ा दूंगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस को अलग से पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो, मैं अलग से पढ़ा दूंगा उस एम्ब्रियोनल एक्सिस को। अगर आप इतना सीख गए हो तो मैं एम्ब्रियोनल एक्सिस को ओपन करके आपको दिखाता हूं। देखिए, लेट सपोज दिस इज अ कॉटिलेडन 1 and this is a cotyledon 2. It is not butterfly, please don't consider it butterfly. ये आपके सामने सीड के 2 कॉटिलेडन हो गए। इसके बाद ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस का नाम एम्ब्रियोनल एक्सिस। फिर से बोलो, एम्ब्रियोनल एक्सिस। और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का ऊपर वाला पार्ट प्लेम्यूल। फिर से बोलो, प्लेम्यूल। और नीचे वाला पार्ट रेडिकल। बोलो क्या नाम है? रेडिकल इज द पार्ट ऑफ एक्सिस दैट इज नोन एज हाइपोकोटाइल। फिर से बोलो, and the plumule is the part of the axis known as एपिकोटाइल। कैसे लर्न करेंगे? कॉटिलेडन के लेवल के ऊपर है तो एपिकोटाइल, कॉटिलेडन लेवल के नीचे है तो हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल का टर्मिनल पार्ट रेडिकल, एपिकोटाइल का टर्मिनल पार्ट प्लेम्यूल। और इसकी आगे की कहानी पढ़ा ही चुका हूं मैं। रेडिकल विल गिव राइज टू रूट्स, प्लेम्यूल विल गिव राइज टू शूट सिस्टम को गिव राइज करेगा। बताइए मोनोकॉट था कि डाइकॉट? हाँ, चार्ट में बना दूंगा, जो आपको रट्टा मारना है वो तुम्हें बना ही दूंगा, लेकिन रट्टा मारने वाले लोग बहुत ज्यादा सफल नहीं होंगे। जिनके दिमाग में इमेजेस होंगी वो लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि व्हाट इज सीड। क्या आपको सीड समझ में आया? एक बार बिना देखे बताओ, क्या सीड इज
मैच्योर। राइपेंड शब्द नहीं यूज करते इसके लिए, कहीं राइपेंड शब्द यूज ही नहीं किया। राइपेंड शब्द किसके लिए यूज करते हैं? ओवरी, फ्रूट के लिए। इसके लिए राइपेंड शब्द यूज नहीं करते। क्या बोलेंगे? मैच्योर ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मैच्योर ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पक्का? तो बता, ओव्यूल से ही सीड बनता है। तो हम लोग तो जुगाड़ू लोग हैं, हमने ओव्यूल से ही सीड बनाने की कोशिश कर ली। तो बताओ, अब बिना देखे बताना, इधर मत देखना, बस बोर्ड में मत देखना, मन में देखो। अच्छा, ओव्यूल में आपको दिखा सबसे बाहर आउटर इंटेगुमेंट, फिर आउटर और इनर इंटेगुमेंट दोनों अब कन्वर्ट हो गए। क्या बनाया? सीड कोट। क्या बनाया? सीड कोट में कितनी लेयर? एक कौन? टेस्टा। एक कौन? टेगमेंट। माइक्रोपाइल था? माइक्रोपाइल है। हाइलम था? स्कार है। आज इस स्कार को उनको क्या बोल रहे हैं? हाइलम। अच्छा, अंदर घुसे तो इधर न्यूज, अंदर घुसे तो न्यूक्लियस। जनरली मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फर्टिलाइजेशन के बाद न्यूक्लियस जनरली नहीं मिलेगा, कभी कभी मिलेगा। नाम बताओ। पेरिस। क्या ये रिमेनेंट ऑफ न्यूक्लियस है? क्या बोलेंगे? पेरिस्पर्म। और अंदर घुसेंगे? एम्ब्रियो सैक मिलेगा। एम्ब्रियो सैक में अगर एंडोस्पर्म मिला तो एंडोस्पर्मिक सीड, और नहीं मिला तो पक्का? एंडोस्पर्मिक सीड का दूसरा नाम एल्बुमिनस। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड एक्स एल्बुमिनस सीड। अच्छा बताओ, कॉटिलेडन मिलेंगे अंदर? अगर डाइकॉट है तो कितने कॉटिलेडन? दो होंगे। एक्सिस मिलेगी। एक्सिस का नाम एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसके दो पार्ट मिलेंगे। वन इज एपिकोटाइल, दूसरा हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल का टर्मिनल पार्ट प्लीम्यूल और हाइपोकोटाइल का रेडिकल। प्लीम्यूल से शूट सिस्टम और रेडिकल से रूट सिस्टम। It was the diagram, and this is not the real diagram. These are the ray diagram. What is the ray diagram? क्या जो कुछ भी मैंने बनाया सब एक साथ एग्जिस्ट करता हुआ मिलेगा? No. तो ये लर्न करने के अच्छे तरीके कि हमें सीड भी पूरा आ गया और हमें समझ में भी पूरी बात आ गई। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो अब इसका चार्ट बनाते हैं, और जितने लोग भी चार्ट बना देंगे उतने सारे लोग वेरी गुड है। बताओ, हम लोग डाइकॉट सीड में जा रहे हैं दो पार्ट करने के लिए। सीड के दो पार्ट होते हैं। वन इज नोन एज सीड कोट। अब ये रट्टा मारने वाले लोगों के लिए, जिनको रट्टा मारना अच्छा लगता है। दूसरा पार्ट है कर्नेल। अभी कोई पूछे व्हाट इज कर्नेल? all the part of seed inside the seed coat, all the part of seed inside the seed coat। सीड कोट के अंदर सीड का जितना भी पार्ट है दैट इज नोन एज कर्नल। नाउ सीड कोट की दो लेयर, आउटर इज टेस्टा, इनर इज टेगमेन। टेस्टा और टेगमेन के बीच में एक ओपनिंग दैट इज नोन एज, सॉरी, टेस्टा और टेगमेन में दोनों के बीच में, दोनों नहीं है, वहां पर है, इसका नाम माइक्रोपाइल। टेस्टा में एक स्कार और जिसका क्या नाम है बोलो? हाइलम। ओके, ये चार्ट है ना। कर्नेल को बेटा तीन पार्ट में बांटेंगे। नंबर वन, पेरिस्पर्म। याद रखेंगे, इट मे और मे नॉट प्रेजेंट, प्लस माइनस। इफ प्रेजेंट इट इज BBC। व्हाट इज BBC? याद है? इट इज ब्लैक पेपर, बी। दूसरा है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म मे और मे नॉट प्रेजेंट। इफ प्रेजेंट इट इज एंडोस्पर्मिक सीड। इफ नॉट प्रेजेंट इट इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। दूसरे नाम याद है इनके? बोलो एंडोस्पर्मिक सीड का दूसरा। एल्बुमिनस। याद है? अच्छा बताओ, अगर बेटा नहीं प्रेजेंट है तो नॉन एल्बुमिनस, प्रेजेंट है तो एल्बुमिनस। अच्छा, अब इधर आओ। इसके बाद यहां पर आएंगे और मिलेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के दो पार्ट, नंबर वन इज नोन एज कॉटिलेडन्स। अगर कॉटिलेडन दो हैं तो डाइकॉट, एक है तो मोनोकॉट। ओके,
नाउ बचा हुआ पार्ट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। और जिसके दो पार्ट, एक का नाम एपिकोटाइल, दूसरे का नाम हाइपोकोटाइल। आगे की कहानी तुम जानते हो। एपिकोटाइल का टर्मिनल पार्ट प्लीम्यूल, हाइपोकोटाइल का टर्मिनल पार्ट रेडिकल। दिस इज समहाउ द चार्ट ऑफ सीड। तो जिन लोगों के पास दिमाग है, जिन लोगों के पास अपना इमेजिनेशन है, वो ओव्यूल को सीड में बना सकते हैं। उन लोगों को इस चार्ट की जरूरत नहीं होती, अदरवाइज लोग चार्ट की जरूरत रखते हैं। इस साल जो सीड से क्वेश्चन पूछा इट वाज हाइलम। इस साल जो और नीट में क्वेश्चन पूछा गया, नीट 2020 में जो क्वेश्चन आया वो था कि स्कार अपॉन द सीड कोट, इट इज नोन एज हाइलम। So it was the dicot seed. ओके, हटा दें? ठीक, आ गया ना? हटा दें? ठीक। इसके बाद हमारे पास आता है मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड में भी सारी कहानी ऑलमोस्ट ऐसी ही है। कुछ पॉइंट है मोनोकॉट सीड के जो आपको याद रखने पड़ेंगे। All the monocot seed are endospermic except orchid. All the monocot seed, almost all, they are endospermic. Except ऑर्किड। अब बताओ, ऑर्किड जो है वो एक मोनोकॉट सीड है, लेकिन एंडोस्पर्मिक है कि नॉन एंडोस्पर्मिक? नॉन एंडोस्पर्मिक, इट इज नॉन एंडोस्पर्मिक। अच्छा, एक और चीज आपसे पूछना भूल गया मैं। ये क्वेश्चन अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी इमेजिनेशन अच्छी नहीं हो पाई क्योंकि मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए अब मैं ध्यान दे रहा हूं। अब मैं ध्यान दे रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। अगर मैं सीड कोट बोलूं तो बताइए, जो सीड कोट है ये कितने लेयर की बनी है? एक कौन और एक? क्या सीड कोट ही फ्रूट वॉल है? यस सर। बहुत गड़बड़कात करते हो। क्या ये सीड कोट है? टेस्टाटेगमेन है? माइक्रोपाइल है? तो बताओ, सीड कोट और फ्रूट वॉल एक ही बात है। फ्रूट वॉल का नाम क्या बताया था? पेरिकार्प। बोलो, कितनी लेयर थी? 3। नंबर 1 एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। कितनी लेयर? नंबर 1 एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। पक्का? और यहां पर सीड है, और सीड में पाई जा रही है कौन सी कोट? सीड कोट। तो बताओ, सीड कोट और फ्रूट बॉल एक ही बात है कि अलग अलग? हाँ? लेकिन इन केस ऑफ मोनोकॉट सीड, मोस्टली, नॉट ऑलवेज, मोस्टली, अब मैंने ऑलवेज नहीं बोला, मोस्टली द फ्रूट वॉल एंड सीड कोट, दे आर दे आर अटैच्ड टू ईच अदर, एक दूसरे से एकदम अटैच्ड होती हैं या फ्यूज होती हैं। मैं बोल सकता हूं सीड कोट फ्यूजेस विद द फ्रूट वॉल। तो बताओ, इनका फ्रूट और सीड अलग अलग पहचान पाओगे कि नहीं? नहीं पहचान। तो इन द मोस्टली इन मोनोकॉट सीड, फ्रूट वॉल एंड सीड कोट, दे आर फ्यूज्ड टू ईच अदर। And this type of fruit condition is known as caryopsis.
देखिए पांचवा फ्रूट आज मैंने नाम बता दिया, 5 फ्रूट हो गए। अगर आपने नाम गिने होंगे, ड्रूप याद है? भूल गए। ड्रूप याद है? बेरी याद है? शाबाश, बेरी याद हो गया। और नट याद है? और एम्फीसेराटा। और आज क्या पढ़ा है? कैरियोप्सिस। व्हाट इज कैरियोप्सिस? These are the fruit in which fruit wall is fused with seed. गेहूं का तुमने फल देखा है क्या? हाँ बोले हाँ। गेहूं का फल देखा है आपने? धान का फल देखा है? नहीं। धान का जो सीड कोट और फ्रूट वॉल आपस में जुड़ गई है, गेहूं के साथ भी ऐसा ही है। इवन भुट्टा, मक्का देखा है आपने? उसका फ्रूट वॉल और सीड कोट अलग अलग की बेटा फ्यूज हो गया। फ्यूज बोले भाई सर मैंने भुट्टे का फल खाया है। भुट्टे का फल नहीं खाते आप, क्या खाते हैं? सीड। तो मोस्टली fruit wall and seed coat, they are fused to each other. They are always or mostly, and condition is known as caryopsis. बहुत ध्यान से समझिएगा इसे। उसके बाद मैं डायग्राम बना के आपको सिखा दूंगा। ये 2 बातें हैं जो मुझे समझानी ही थी। बताइए, फ्रूट वॉल और सीड कोट एक ही बात है कि अलग अलग है? तो टेस्टा एंड टेगमेन, दीज आर सीड कोट। और बेटा पेरिकार्प इट इज फ्रूट वॉल। पेरिकार्प की कितनी लेयर? 3। नंबर 1 एपिकार्प, मेसोकार्प। पक्का? अच्छा बताओ, मोनोकॉट में ज्यादातर सीड एंडोस्पर्मिक है कि नॉन एंडोस्पर्मिक? एंडोस्पर्मिक। एक्सेप्ट इट इज एंडोस्पर्मिक कि नॉन एंडोस्पर्मिक? और एक और बात, फ्रूट वॉल एंड सीड कोट दे आर फ्यूज्ड। फ्रूट का नाम कैरियोप्सिस। ये जबरदस्ती का नॉलेज है मैं जो आपको दे रहा हूं, ये कभी नहीं पूछा जाएगा बिकॉज इट इज आउट ऑफ एनसीईआरटी। पर आप लोग कभी कभी चांस लेते हो कि सर 5 क्वेश्चन तो बाहर से आते ही हैं सर, 90 में से सर 85 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी मान लिए, 5 क्वेश्चन। तो उन 5 क्वेश्चन को मैं ढूंढते रहता हूँ ऐसे, क्योंकि ये बात एनसीईआरटी ने लिखी है। जब आप एनसीईआरटी में जाकर लिखोगे तो ये नहीं लिखी, लेकिन ये लिखी है। जब आप सीड पढ़ें तो ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फ्रूट वॉल एंड सीड कोट फ्यूज। तो जहां एनसीईआरटी में फ्रूट वॉल और सीड कोट फ्यूज टू ईच अदर लिखा है, वहां पर क्या लिख लें? कैरियोप्सिस। और नहीं मानो तो देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं। मैं एनसीईआरटी की लाइनों को क्वेश्चन के हिसाब से ढूंढने की कोशिश करता हूं ताकि आपका काम बन जाए। ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये तो मार्फोलॉजी है, सॉरी। अच्छा, इसमें तो चैप्टर ही नहीं था, देख लीजिएगा। तो फ्रूट वॉल और सीड कोट एनसीईआरटी देख लो, लिखा है। बताओ, फ्रूट वॉल और सीड कोट फ्यूज है। इस तरीके के फ्रूट का नाम कैरियोप्सिस। मैं ऐसे कैरियोप्सिस बोलेंगे। इसके बाद मैं मोनोकॉट सीड का आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। पहली बात, मोनोकॉट सीड के बाहर वाली लेयर होगी, इट इज अ फ्रूट वॉल एंड सीड कोट बोथ। तो कोई मुझसे पूछे कि सर यहाँ पर जो लेयर है वो सीड कोट है कि फ्रूट वॉल है? दोनों है। फ्रूट वॉल और सीड कोट आपस में फ्यूज हो चुकी हैं, ये रही वो लेयर। ओके, इसके बाद इनमें एंडोस्पर्म पाया जाएगा, क्योंकि हर सीड में एंडोस्पर्म पाया जाता है। और एंडोस्पर्म एक साइड में पड़ा होगा, और उस एंडोस्पर्म को कवर करने के लिए दे हैव अ लेयर, एंड दैट लेयर इज नोन एज एलुरॉन लेयर। बोलो कौन सी लेयर? एलुरॉन। सो भाइयों बहनों, इनमें एंडोस्पर्म मिलेगा, इसके बाद एल्यूरॉन लेयर मिलेगी। अब मैं एक बात आपको पढ़ा ही रहा हूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा ही रहा हूं, तो समझ में आ जाएगा। बातें मत करो बेटा। एंडोस्पर्म इनका ट्रिप्लॉइड होता है। पूरे एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड, वेदर इट इज मोनोकॉट और डाइकॉट, उनका एंडोस्पर्म कैसा होगा? 3 है। और एलुरॉन लेयर इज द पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, तो ये भी 1 2 n की 3 है। एलुरो का मतलब होता है प्रोटीन, तो ये याद रखना, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। एलुरॉन लेयर इट सराउंड द एंडोस्पर्म। ओके, बातें नहीं?
इसके बाद एक कोने में, इसे एक कोना माना जाएगा, यहां पर शील्ड शेप, ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, शील्ड शेप, ढाल के आकार का, योद्धा लोग जैसे लड़ते थे वैसे ही ढाल, शील्ड शेप कॉटिलेडन पाया जाता है। और ये जो शील्ड शेप कॉटिलेडन है, ये इसका नंबर 1 होता है और इसे बोलते हैं स्कूटेलम। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका 2019 में, 18-19 में, कि बताओ सिंगल कॉटिलेडन ऑफ द मोनोकॉट, इट इज नोन एज स्कूटेलम। ओके, अगर ये कॉटिलेडन है तो इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस होनी चाहिए। हाँ बच्चों, दे हैव एम्ब्रियोनल एक्सिस, इनके पास एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अगर मैं इसे कॉटिलेडन का लेवल बोलूं तो ये वाला पोर्शन एपिकोटाइल की हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, और ये वाला पोर्शन इट इज हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल का और हाइपोकोटाइल के वही पार्ट, हाइपोकोटाइल का टर्मिनल पार्ट इट इज नोन एज रेडिकल, और एपिकोटाइल का टर्मिनल पार्ट इट इज नोन एज प्लेम्यूल और शूट अपेक्स। एनसीईआरटी ने यहां पर शूट अपेक्स लिखा हुआ है। सर हर बार एम्ब्रियो में यही मिलते थे, एम्ब्रियो में मिलता था कॉटिलेडन, 2 मिलते थे तो 1 मिला तो, और कॉटिलेडन का शेप कैसा है, शील्ड से, और उसमें एक्सिस मिली, एक्सिस का नाम एम्ब्रियोनल एक्सिस, ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल, नीचे वाला सब कुछ वैसा ही है, ऊपर वाला एपिकोटाइल, नीचे वाला हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल का टर्मिनल पार्ट प्लेम्यूल, दैट इज नोन एज शूट अपेक्स, हाइपोकोटाइल का टर्मिनल पार्ट रेडिकल। पक्का? बट इनमें प्लेम्यूल के ऊपर एक्स्ट्रा कवरिंग पाई जाती है। दीज एक्स्ट्रा कवरिंग आर नोन एज कॉलियोप्टाइल। ये डाइकॉट में नहीं था। और ऐसे ही इनमें, ऐसे ही बेटा इनमें एक्स्ट्रा कवरिंग पाई जाती है। दिस इज नोन एज कोलियोराइजा। देखो तुम्हें जो लोग नए लोग बैठे हैं वो भूलेंगे ही भूलेंगे इसे, तो कोलियो शब्द याद रखना, कोलियो। इसके बाद राइजा मतलब होता है रूट, राइजा मतलब तो रूट की तरफ निकलने वाली कवरिंग कोलियो राइजा। रूट किधर से निकलती है? रेडिकल, तो रेडिकल की तरफ कोलियो राइजा। और पिटाइल शब्द जो होता है वो लीफ के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? लीफ। एक्चुअली दीज आर द लीफ प्राइमोर्डिया। इन्हें क्या बोलते हैं? लीफ प्राइमोर्डिया। ये पहली पत्तियां हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं कोलियोप्टाइल, तो इट इज नोन एज कोलियोप्टाइल। तो बताओ एपिकोटाइल के ऊपर जो कवरिंग है उसका नाम कोलियोप्टाइल, और हाइपोकोटाइल के नीचे कवरिंग है जो वो कोलियोराइजा। सो दिस इज द मोनोकॉट सीड। और जो सीड मैंने बनाया है ये मक्के का सीड बनाया है। मक्का मतलब कॉर्न, कॉर्न मतलब भुट्टा। तो मैंने कॉर्न सीड आपके सामने बनाया है और ये डायग्राम में एनसीईआरटी में दिया गया है। सो आप लोग एनसीईआरटी से रिलेट करोगे तो और अच्छा है। जब आप एनसीईआरटी से रिलेट करोगे तो और भी अच्छा है। हाँ भाई, जमाई ले ली? हाँ सर ले ली। आप बताओ, अब क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे? अगर क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे तो तुम राजा बाबू। आज हमने क्या पढ़ना चालू किया, और नोटबुक देखना नहीं है, और अभी का भी एग्जामिन हो जाएगा कि तुम्हें कितना आया। अगर नहीं आया तो रिवाइज करो, आया तो आगे बढ़ो। चलो जल्दी बोलो, सीड इज द। अब हम लोग यहीं आके रुकेंगे बस, इसके बाद नहीं रुकेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बोलो, सीड इज द आफ्टर फर्टिलाइज, ओव्यूल फर्टिलाइज होकर के क्या बनाएगा? सीड। अच्छा इसे बाय कर दे रहे क्योंकि जब तक ये रहेगा मजा नहीं आएगा। अब बताओ, क्या तुम्हें सीड में और ओव्यूल में सिमिलरिटी दिखाई पड़ रही है? ओव्यूल का आउटर इंटेगमेंट, वाह भाई, इनर, दोनों को मिलाकर पक्का। यहाँ पर माइक्रोपाइल था, ना तो आउटर इंटेगमेंट था ना तो इनर, इसीलिए टेस्टा और टेगमेंट में छेद बना रहा। ना बताओ माइक्रो।
क्या वहां पर अटैचमेंट था? नाम था हाइलम। टूटा तो दाग बन गया, स्कार मिला, नाम बताओ हाइलम। हाइलम इज फाउंड नियर द माइक्रो, हो गया। अब अंदर घुसते हैं। आउटर इंटेगुमेंट इनर इंटेगुमेंट के अंदर क्या मिलता है? न्यूसिलस। क्या न्यूसिलस जो था वो यहाँ पर हमेशा मिलेगा? डीजनरेट हो जाएगा? कभी कभी मिलेगा? नाम बताओ। पेरिस्टम। 3 एग्जांपल हैं, बोलो कौन? बी, बी, सी। बी फॉर ब्लैक बेल्ट, बी कैसेट। पक्का? आगे एम्ब्रियो सैक मिलना चाहिए, एम्ब्रियो में एंडोस्पर्म मिलना चाहिए। अगर मिला तो एंडोस्पर्म, नहीं मिला तो एंडोस्पर्मी का दूसरा नाम एल्ब्यूमिन और एक्स। पक्का? अच्छा बताओ, हमेशा एम्ब्रियो मिलेगा? यस। कोई भी सीड बिना एम्ब्रियो के नहीं मिलेगा। एम्ब्रियो में कॉटिलेडॉन 2 हैं तो डायकॉट 1 है तो इसके बाद एम्ब्रियोनल एक्सिस मिलेगी। ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल, नीचे वाला हाइपोकोटाइल। बच्चा आपको नहीं आया तो फिर क्वेश्चन बताना पड़ेगा। ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल, नीचे वाला एपिकोटाइल का टर्मिनल पार्ट प्लेम्यूल, हाइपोकोटाइल का रेडिकल। सीड खत्म। डाइकॉट के बाद मोनोकॉट है। मोनोकॉट सीड में सीड वॉल और सीड कोट और फ्रूट वॉल अलग अलग के फ्यूज। दिस कंडीशन इज नोन एज कैरियोट। इट इज ऑलवेज और मोस्टली, नॉट ऑलवेज, इट इज मोस्टली। अंदर घुसे तो क्या हमें एंडोस्पर्म मिलेगा? बड़ा सा। ऑल द मोनोकॉट सीड आर एंडोस्पर्म। फ्यू एग्जांपल, वन ऑफ देम इज, फ्यू एक्सेप्शन है, बोलो कौन? आर्के। पक्का? एक कोने से दूसरे कोने तक बेटा एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। इसके चारों तरफ एक प्रोटीन लेयर है। कैसी लेयर? एलुरोन। और एलुरोन लेयर जो है 1n है, 2n है कि 3n? फिर एक कोने में सील्ड शेप एंडोस्पर्म मिलेगा। सील्ड शेप इस एंडोस्पर्म का नाम स्कूटेलम। फिर से बोलो। इसमें एक्सिस मिलेगी, एक्सिस का नाम एम्ब्रियोनल एक्सिस मिलेगी। ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल, नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल का टर्मिनल पार्ट प्लेम्यूल, हाइपोकोटाइल का रेडिकल। जनरली बात यहाँ खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने 2 एक्स्ट्रा चीजें रखी। प्लेम्यूल के ऊपर पॉलीऑक्टाइल और रेडिकल के नीचे। पक्का? तो क्या हमने 6 की 6 बातें पढ़ ली? कौन सी 6 बातें? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। और हमने कहा था मॉर्फोलॉजी में हमें 6 ही चीजें पढ़नी है। चैप्टर एक्चुअली यहाँ पर एंड हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ के बाद चैप्टर में आपको 3 फैमिलीज पढ़नी है। हाउ मेनी? 3। और उन 3 फैमिलीज को पढ़ने के लिए we have to understand about the semi-technical description of the plant, or it is most important, semi-technical description of angiospermic plant. जब भी हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट को पढ़ेंगे तो उनको डिस्क्राइब करने का एक सेमी टेक्निकल वे होता है। फुल टेक्निकल वे नहीं, इट्स अ सेमी टेक्निकल वे। और पेन आप लोग साइड में रख दो, मैं लिखने का खूब मौका दूंगा। जब आप खूब अच्छे से समझ जाना तब आप लिख लेना। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन जब तक नहीं आएगा, फैमिलीज आप हिला भी नहीं पाओगे, फैमिलीज को छू भी नहीं पाओगे, और फैमिलीज आपके लिए बड़ा हवा बनी रहेंगे। और अगर सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन अपनी जेब में आ गया तो फैमिलीज आप चलते फिरते लोगों को पढ़ाओगे। भैया आपको कौन सी फैमिली पढ़नी है, आप मेरे पास आओ, मैं आपको पढ़ा देता हूं। तो सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में क्या क्या डिस्क्रिप्शन लिखने हैं वो पहले सीखेंगे, फिर जब मैं दोहराऊंगा फिर आप लिख लेंगे। लिखते वक्त आप बहुत ज़्यादा लिखने पे ध्यान रखते हो और आप समझ नहीं पाते हो, तो अगर हो सके अपने टीचर की थोड़ी देर बात माननी है तो मान लो, मैं कोई भी चीज़ मिटाऊंगा नहीं जब तक आप लिख नहीं लोगे। ठीक है? नहीं मिटाऊंगा, प्रॉमिस नहीं मिटाऊंगा, लेकिन पहले समझिएगा। पहला डिस्क्रिप्शन जो लिखते हैं वो हमेशा लिखते हैं हैबिट एंड हैबिटेट, कि हमारा जो प्लांट है उसका हैबिटेट क्या है और हैबिट क्या है। याद रखना,
हैबिट की कंडीशन में हम लिखेंगे कि वो हर्ब है, कि वो श्रब है, कि वो ट्री है। क्या आपको अरिस्टोटल साहब याद है? अरिस्टोटल ने दुनिया भर के प्लांट को 3 पार्ट में बांटा था। नंबर 1 हर्ब, श्रब, ट्री। और उसके बाद हैबिटेट में लिखेंगे कि वो कहाँ कहाँ रहता है। ट्रॉपिक रीजन में है, सब ट्रॉपिक रीजन में है, पोलर रीजन में है, कि वर्ल्ड वाइड है। कुछ पौधे होते हैं जो पूरी दुनिया में नहीं पाए जाते, जैसे अब जिम्नोस्पर्म का पाइन प्लांट, क्रिसमस ट्री कानपुर में मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आपको मालूम है कुछ पौधे हैं जिनका हैबिटेट पूरी दुनिया में है, कुछ में ट्रॉपिकल, कुछ सेमी ट्रॉपिकल, कुछ टेम्परेट, कुछ पोलर। वो मैं सिखाऊं। आपको लिखना है वेजिटेटिव कैरेक्टर, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। और भाइयों बहनों, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में आपको 3 कैरेक्टर पकड़ने। एक पकड़ना है रूट, दूसरा पकड़ना है स्टेम, और तीसरा पकड़ना है लीफ। और इनमें बहुत ज्यादा एंट्री नहीं मारनी, केवल छू करके निकलना। जैसे रूट में देखना है टाइप्स ऑफ रूट, और मैंने पढ़ाई थी 3 प्रकार की रूट, याद है? बोलो क्या? आज पूरी मॉर्फोलॉजी सीखने का समय है, रिवाइज करने का। बताओ, रूट में 3 सीखा था? बोलो कौन? टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिस, डायकॉट, टैप रूट, मोनोकॉट, फाइब्रस रूट। अगर और कहीं से आए तो एडवेंटिस। टाइप ऑफ रूट के बाद एनी मॉडिफिकेशन, अगर कोई भी मॉडिफिकेशन दिख जाए तो लिखो, नहीं दिख जाए तो आगे बढ़ जाओ। जैसे फ्यूजिफॉर्म, याद है? बोलो। रेडिश, नेपिफॉर्म, याद है? बोलो। याद है? कोनिकल, कैरेट, याद है? ट्यूबरस, स्वीट पोटैटो, याद है? तो बताओ, रूट में 10 चीजें लिखने की, 2। बोलो कौन? टाइप्स ऑफ रूट एंड एनी मॉडिफिकेशन इफ देयर, तो लिखो, वरना आगे बढ़ो। इसके बाद स्टेम। स्टेम में आपको देखना है कि स्टेम इरेक्ट है कि क्रीपर है। आपने देखे होंगे कुछ चीजें होती हैं जो लतिकाओं से लत जैसे कि बोलते हैं वाइन, बेलों से चलती है, बेल। तो बेल वाले जो स्टेम होते हैं वो सीधे खड़े होते हैं कि क्रीप करते हैं? क्रीप करते हैं। और जैसे आम नीम है तो इरेक्ट है। तो इरेक्ट और क्रीपर देखना है। इसके बाद एनी मॉडिफिकेशन, इसके अलावा और कुछ नहीं देखना, कोई मॉडिफिकेशन है कि नहीं है। तो ये तो इतनी नॉर्मल बातें हैं कि आप चलते चलते बता दोगे कि नीम वाला, नीम का जो तना होता है वो क्रीप करता है। अच्छा, आम का करता है? अच्छा, सेम का करता होगा? पता नहीं। सेम इज फैबेसी। फैबेसी में टेंड्रिल्स पाए जाते हैं। अच्छा, लौकी का करता होगा? हाँ, तरोई का करता होगा? कुकुम्बर का करता होगा? तो बताओ, ये इरेक्ट है कि क्रीपर है? क्रीपर। आम का? नीम का? थैंक यू वेरी मच। नाउ लीफ में क्या देखना है? पहला देखना है टाइप्स ऑफ लीफ। भाइयों बहनों, 2 टाइप की लीफ पढ़ाई थी, बोलो कौन? सिंपल और कंपाउंड पढ़ाई थी। इसके बाद देखना है वेनेशन। बोलो क्या देखना है? वेनेशन। कुछ लोग भूल गए यार, सर भूली बिसरी यादें हैं। वेनेशन याद है? या तो रेटिकुलेट, या तो भूमिका जी, एक तो आप लेट आई हैं क्लास में, ऊपर से आप बातें कर रही हैं, और 1 घंटा पढ़ा तो सब सही हो जाएगा। दुनिया भर के बर्थडे तुमको याद रहते हैं, और वो सब स्टेटस में भी लगाने, और दुर्भाग्य से तुम्हारा नंबर मेरे पास सेव भी है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी दुख दुविधाएं स्टेटस में लगाते हैं, आई एम इन सैड मूड टुडे। फिर देखना गलत बात होती है, ठीक है? और ये कोरोना वोरोना सब सही चल रहा है, इसके लिए हमेशा मास्क वास्क पहनो और इससे बचो, और इन उल्टी सीधी हरकतों से मतलब मत रखो। लाइफ में जितनी जरूरी साइंस है उससे ज़्यादा मोरल्स है, नैतिक शिक्षा जल्दी मिलनी चाहिए, है ना? बोलते हैं यस सर। और तुमको छपेड़ा पुलिया पे देखा है मैंने, हाँ? छपेड़ा पुलिया नाउ डेज नोन एज सीपी, और दिल्ली में सीपी मतलब कनॉट प्लेस, और कानपुर में सीपी मतलब, हाँ? लखनऊ वाले इसी तरीके से गंज जाते हैं, हजरतगंज, वहाँ गंजिंग करते हैं।
बोले गंजिंग करने चलोगे? मैं लखनऊ में बोला गंजिंग क्या होता है? गंजा करना? बोले नहीं, हजरतगंज में ऐसे टपोरी की तरह खड़े रहना आते जाते लोगों को छेड़ना, इट्स नॉट गुड थिंग। चपेड़ा पुलिया में भी यही हो रहा है, हाँ? बदनाम चाय, नाम ही उसने रख लिया बदनाम चाय। काका देव का अगर माहौल ठीक हो जाए तो सिलेक्शन रेट 30% तक जा सकता है। हम लोग बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, साथ में यहाँ के टीचर भी बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप कहीं से भी पढ़ के आओ, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी टीचर्स के बारे में बात, तुम कहीं से भी पढ़ के आओ, तुम यहाँ के टीचर्स को ज़्यादा मेहनती पाओगे और ज़्यादा इंटेलिजेंट पाओगे। तुम किसी भी कोचिंग से जाओ, एल नाकास कहीं भी, लेकिन फिर भी हमारे रिजल्ट खराब क्यों है? क्योंकि हम आपके अंदर वो जज्बा पैदा ही नहीं कर पा रहे, जिसको बोलते हैं कंपटीशन। हम हमारा काम कर रहे हैं कि भैया हमारा तो कोर्स कंप्लीट हो गया, हमने तो पढ़ा दिया, हमारा पैसा वापस दो हमको और तुम पढ़ो और बाढ़ में जाओ। जबकि जब हम तैयारी करने आए थे तो हम आपस में जो स्टूडेंट थे वो इतना compete करते थे कि तुम्हारा नंबर मेरे से ज़्यादा आना ही नहीं चाहिए, और हम कोशिश करते थे कि टॉप में हम रहें। और कंपटीशन फीलिंग होती थी, यार अभी अगर यहाँ की रैंक में हमारा नाम नहीं आ रहा है तो एलन में क्या नाम होगा और फिर हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो हमारे यहाँ पर केवल पढ़ने और पढ़ाने की प्रथा है, कंपटीशन फील करना ख़त्म कर दिया। इसलिए जितने जल्दी हो रही है मैं टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, और उस टेस्ट सीरीज में मैं मार्क्स चालू करूँगा। और शायद मार्क्स को तभी तुम सीरियसली लेते हो जब तुम्हें कोई गिफ्ट मिले, तो ठीक है, अपनी औकात अनुसार मैं गिफ्ट करने की कोशिश करूँगा जो मेरी औकात है, और मैं देखूंगा कि कितने लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये गिफ्ट इसलिए नहीं है कि तुम उससे कुछ अमीर हो जाओगे या मैं गरीब हो जाऊंगा, इसलिए है कि तुम शायद मन लगाओ। और जो लोग रैंक अच्छी करेंगे उनके अंदर एक जज्बा पैदा होता है जिसको बोलते हैं कंपटीशन। और यहाँ बैठ के खाली पढ़ के वापस चले जाना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। ओके, तो जब तुम बाहर निकल करके सड़कों पे घूमते हो, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होना, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट मर जाना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। मरना नहीं है, मर जाना जैसा हो जाता है। तुम्हें लगता है सिलेक्शन बहुत आसान है, तो 6000 लोगों ने पिछली साल ओमेगा में पढ़ाई की एंड आप रिजल्ट जानते हो, मैं क्या बताऊं। और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ कभी उनको टच करके देखो भैया क्या था, और उनको देखोगे तो तुम्हें लगेगा ये तो पूरे साल भर हमको दिखे ही नहीं। और सिलेक्शन इतने आसान होते तो सबके हो जाते। और फिर मैं कहता हूँ सिलेक्शन अगर टीचर और कोचिंग कराता तो मेरे पढ़ाया हुआ हर बच्चा सेलेक्ट हो गया हो। सिलेक्शन ना तो कोई कोचिंग ना तो कोई टीचर कराता, सिलेक्शन अपना आप खुद कराते। आप अपने आप को बेहतर बना नहीं रहे हो और आप दूसरों को दोष देते हो कि नहीं सुनील सर पढ़ाएंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे, फला सर पढ़ाएंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे। और ये बात पता नहीं कब समझ में आएगी। यहाँ से जाने के बाद 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहिए आप, 1 सेकंड भी। वैसे भी 6 महीने की 12 महीने का कोर्स, 10 महीने का कोर्स अभी 5 महीने में बचा है, और फिर भी कैसे समय मिल जाता है तुम लोगों को इधर उधर घूमने का, इधर उधर बतकही करने का। मैं तो कहता हूँ जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस के लिए तुम्हें मोबाइल की ज़रूरत हो, अदरवाइज अपने फ़ोन से फेसबुक को अनइंस्टॉल कर दीजिए और इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दीजिए और व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दीजिए। और अगर इतना त्याग कर पाए 5 महीने के लिए, फिर 5 महीने बाद वापस ले लेना, पूछ लेना, कोई जो दोस्त है वहीं रहेगा, वहीं मिलेगा, वापस फिर से वहीं से रिश्ते शुरू हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और 5 महीना एकदम कमरे में अपने आप को बंद कर लीजिए, ऐसे बंद कर लीजिए कि इन 5 महीने में पूरी कोशिश कर लेनी है, 5-6 महीने में बस। फिर देखिएगा कमाल हो जाएगा। फिर तुम्हें लगेगा यार सिलेक्शन तो मैं ढूंढ रहा था बाहर कोचिंगों में, सिलेक्शन तो हमारे रूम में था और मेरे अंदर था। जो लोग ये करते हैं वो एकदम उनका सिलेक्शन होता ही है। मैं हर बार अपनी कहानी सुनाता हूँ, आपको लगता है बोस्ट ऑफ करता है ये टीचर, अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलता है। मैं बता रहा हूँ मेरा 3 साल सिलेक्शन में, 2 साल सिलेक्शन नहीं हुआ, तीसरी साल भी हालत मेरी खराब थी। ऑल इंडिया के रिजल्ट आ चुके थे और मैं कहीं पर भी, ऑल इंडिया PMT होता था, कहीं पर भी मेरा नाम नहीं था। BHU का रिजल्ट आ चुका था, प्री आया था, मेन में कहीं नाम ही नहीं था। और उस साल भी इस साल की तरह ही हुआ क्या कि जो एग्ज़ाम CPMT का होना था, दिस वाज द स्टेट एग्ज़ाम, ये 11 जुलाई को चला गया।
और ये रिजल्ट आ चुके थे मई में, शायद मई में एग्ज़ाम होकर के रिजल्ट आ चुके थे। और मई के एग्ज़ाम तक आते आते सारे रिजल्ट में निराश था, और ये मेरा तीसरा साल था, 3rd ईयर। घर वालों ने ऑलमोस्ट दाना पानी बंद कर रखा था। ये करते हैं, बॉयज़ के लिए तो बहुत ही तकलीफ दे हो जाती है, आप समझते नहीं हैं। परिवार के लोग बोलना बंद कर देते हैं, रिश्तेदार मजाक करते हैं, पड़ोसी बोलते हैं पता नहीं क्या पढ़ता है, माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है। आप जिसको देखते हो वही आप पे क्वेश्चन मार्क करता है, और आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, बहुत। आपको राह चलता हुआ दुबला पतला आदमी एक खड़का के चला जाएगा, आप डांट खा के चले जाते, क्योंकि आपको मालूम है यू आर द फेल्योर पर्सन, जिंदगी में अब तुम कुछ कर ही नहीं सकते। और ऐसी सिचुएशन में आपके सारे रिजल्ट आ चुके हैं, आपको और तोड़ दिए, एकदम तोड़ दिए, अब तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसी सिचुएशन में रोते हुए, ऑलमोस्ट रोते हुए, एकदम सच्ची कहानियां बताता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं बना रहा हूँ। मैं अपने टीचर के पास जाता हूँ कि सर अब क्या करूँ, क्योंकि अब इसके बाद तो मेरे पास केवल सुसाइड करने के अलावा कुछ नहीं, घर वाले बात नहीं कर रहे। उन्होंने कहा सुनील घर में जाओ, जो उन्होंने कहा मैं वही बता रहा हूँ, मेरे गुरु कौन है तुम जानते भी हो। तो उन्होंने कहा तुम जाओ और दीवार की तरफ टेबल लगाओ, जिस तरफ गेट हो उधर नहीं, दीवार की तरफ, और कमरे की रोशनी कर दो पूरी ऑफ, और टेबल लैंप जलाओ। और टेबल लैंप जलाने के बाद उतनी रोशनी रखो जितना बुक में पड़े। और बोले कि अब तब उठना जब 10 जुलाई आए, उसके पहले घर के बाहर मत निकलना। ये ऑलमोस्ट इंसेन कहानी थी, पागलपन जैसी कहानी थी कि मैं ये करूं तो हो जाएगा सर। तो जैसे ब्रह्म वाक्य होते हैं तो कोई टीचर कहते हैं हाँ हो जाएगा, मेरी जिम्मेदारी। उन्हें भी मालूम है कि वो जरूरी नहीं कि हो जाए, पर उन्होंने बोल दिया सुनील मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, तुम्हारा हो जाएगा। मैंने कहा सर मैं ये करके दिखा दूंगा। बोले हाँ तुम ये करके दिखा दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। शायद वो मुझे जानते होंगे, शायद उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में मुझसे कह दिया तुम्हारा हो जाएगा। मैं गया और मैंने कमरा बंद किया, मम्मा से बोल दिया कि खाना यहीं खाऊंगा, पानी यहीं पीऊंगा, वॉशरूम के लिए उठता था। बाकी मैं मई से लेकर के 10 जुलाई तक पढ़ा। पढ़ने के बाद एग्ज़ाम देने के लिए जब गया मैं, तो ये IIT कानपुर में सेंटर था और लेट पहुंचा। सारे कुछ एडवर्स कंडीशन के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन हुआ, और सिलेक्शन होकर के मुझे MBBS मिला। ये कहानियाँ इसलिए नहीं सुनाता हूँ कि मैंने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। अगर बड़ा काम कर रहा होता तो मैं ऑल इंडिया में सेलेक्ट हो गया होता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समय जब तुम बोलते हो कम है सर, तब मुझे लगता है मेरे पास तो और भी कम समय था। समय नहीं, आपका जज्बा, आपका डिटर्मिनेशन, आपका डिसिप्लिन आपको बनाता है या फिर बिगाड़ता है। अगर आप अपने आप को बनाना चाहते हो तो बिलीफ मुझसे ज्यादा अपने आप पे रखो। मुझे यूज करो एज अ गाइड। चलना तुम्हें, रास्ता तुम्हें तलाशने, जहां भटको वहां पर मुझसे पूछो सर किधर जाना है। आप क्या चाहते हो कि मैं आपका हाथ पकड़ूं, लेके जाऊं इधर चलो इधर चलो? ये नहीं हो सकता। सर मैं अपनी मंजिल ढूंढने निकला हूं, रास्तों के थ्रू जा रहा हूं, लेकिन सर रास्ते में भटकूंगा तो फिर मैं मिलूंगा। अब पूछना सर किस रास्ते में जाना है, मैं बताऊंगा इधर से जाओ। सर मैं बायोलॉजी अपने खुद पढ़ने आया हूं, नहीं समझ आ रही है, सर आप पढ़ाओगे? हाँ मैं पढ़ा रहा हूं, और जहां नहीं समझ में आएगी मुझसे मिलना। सर आप नहीं पढ़ाओगे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे पढ़ाने से भी नहीं होगा, लिख लो। हार्ड ट्रुथ। और जिस दिन बेटा तुमने अपने अंदर की पावर को पता कर लिया ना, जिस दिन भी, पता नहीं एक दिन आता है वो जब तुम्हारे अंदर का लाइट जलता, अरे यार ये तो मेरे अंदर ही था। उस दिन तुम्हें समझ में आता कि अरे बाप रे, कहाँ ढूंढते रहे, मिला कहाँ। ढूंढते रहे इस कोचिंग उस टीचर इस टीचर, यहाँ वहाँ सब जगह, और मिला कहाँ अपने अंदर। तो अपनी पावर पहचानो और लग जाओ, और ऐसे लगो कि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हर बार लिखता हूँ ये लाइन, हर साल लिखता हूँ, पर कुछ बच्चे अपने यहाँ पर इस बात को मान लेते हैं। ये मैंने पढ़ा था, दैट इज एवरी वेस्टेड सेकेंड, हर वेस्ट किया गया सेकेंड मतलब यू नो टाइम विल टेक इट्स रिवेंज। ये अपना बदला आपसे लेगा। अगर आप बोलोगे रिवेंज का मतलब बदला क्यों लेगा सर? आप समय बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद करेगा।
और फिर आप पूछोगे सर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा बैड लक था, तब मैं कहूंगा तुम्हारा बैड लक नहीं था, तुम्हारा बैड वर्क था। ज़्यादातर समय पर मैं ज़्यादा इतना इमोशनल नहीं होता, मुझे लगता है कि मैं अपना काम करूं और मैं तुमको अपना काम करने दूं। पर बेटा जो मैं देख रहा हूं काका देव में वो ये है कि हम लोग कंपटीशन की भावना को पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं। हम आते हैं 11-12 की तरह क्लास करते हैं, पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, चले जाते हैं। हम इस बात पे वर्क ही नहीं कर रहे कि हमारा परफॉर्मेंस सुधर रहा कि बिगड़ रहा। हमें कितनी चीज़ें आ रही हैं। क्या हम बुक बंद करके रोज सोचते वक्त सोचते हैं कि आज क्या कोई एक चैप्टर में पूरा रिवाइज कर सकता हूँ? अगर तुम में से कोई भी एक बच्चा एनसीईआरटी का पूरा एक चैप्टर बिना बुक देखे रिवाइज कर सकता है, इसका मतलब वो चैप्टर उसकी जेब में है। और नहीं कर सकता है तो चाहे कोई पढ़ाए, मैं पढ़ाऊँ, मेंडल आकर के खुद जेनेटिक्स पढ़ा दें तुम्हें, फादर ऑफ जेनेटिक्स, वो खुद पढ़ा दें, तुम्हें नहीं आएगी। पता नहीं किस भुलावे में। बाकी सबकी अपनी अपनी किस्मत है, सबके अपने अपने काम है। मैं अपने टॉपिक से भटक गया देखो इस चक्कर में। चलो, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में क्या क्या पढ़ना है? रूट में टाइप्स ऑफ रूट एंड एनी मॉडिफिकेशन, स्टेम में इरेक्ट और क्रीपर एनी मॉडिफिकेशन, लीफ में टाइप्स ऑफ लीफ, वेनेशन, और हो सके तो फिलोटैक्सी। अगर ना भी हो तो चलेगा, अगर फिलोटैक्सी ना भी लिखोगे तो चलेगा, मुझे कोई जरूरत नहीं। एंड एनी मॉडिफिकेशन, कोई भी मॉडिफिकेशन हो लीफ का, जैसे लीफ टेंड्रिल कहाँ बनती थी याद है? बोलो, फैबेसी, याद आया? लीफ टेंड्रिल फैबेसी बनती थी। लीफ के स्पाइन कहाँ बनते थे याद है? कैक्टस, याद है? कैक्टस याद है? तो एनी मॉडिफिकेशन इन लीफ अगर है तो वो देख लो। तो पहला पॉइंट हैबिटेट। दूसरा कौन? वेजिटेटिव कैरेक्टर। अब तीसरा जो पॉइंट लिखना है, इट इज इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस, अच्छा बताओ इनफ्लोरेसेंस कितने पढ़ाए थे तुमको? 2। एक कौन? रैसिमोस और कंडीशन कितनी पढ़ाई थी? 4। एक कौन? सॉलिटरी, रैसिमोस, साइमोस और स्पेसर। स्पेसर में भी 4 पढ़ाए थे। तुम अगर 2 भी लिख दोगे तो तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है इट्स ओके। बोलो कौन कौन? रैसिमोस और साइमोस। और इसके बाद लिखो फ्लावर। क्या लिखो? फ्लावर में 2 चीजें लिखनी है। एक लिखनी है सेक्सुअलिटी, फ्लावर में 2 चीजें लिखी हैं, एक लिखनी है सेक्सुअलिटी और दूसरी लिखनी है सिमेट्री। क्या आपको सेक्सुअलिटी याद है? भूल गए? अगर यूनिसेक्सुअल है तो या तो पिस्टिलेट या तो स्टेमिनेट या फिर बाइसेक्सुअल होगा। और सिमेट्री कितने प्रकार की? 3, या तो एसिमेट्रिकल या तो एक्टिनोमॉर्फिक या तो पक्का। और इसके बाद लिखो फ्लोरल पार्ट्स। बोलो क्या लिखो? और फ्लोरल पार्ट्स में कितने पार्ट्स हैं? 4। नंबर 1 कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, पक्का। फ्लोरल पार्ट को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उसके पहले मुझे मिटाना पड़ेगा, उसके पहले तुम्हें लिखना पड़ेगा। लेकिन एक बार रिवाइज करो, बोलो बिना देखे बोलो। पहला हैबिट एंड हैबिटेट, पक्का। दूसरा वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर में रूट, स्टेम, लीफ। रूट में टाइप मॉडिफिकेशन, स्टेम में टाइप मॉडिफिकेशन और लीफ में टाइप ऑफ लीफ, वेनेशन, फिलोटैक्सी मॉडिफिकेशन। और इसके बाद इनफ्लोरेसेंस 2 प्रकार का हो सकता है। एक कौन? रैसिमो, दूसरा साइमो। और इसके बाद फ्लावर, और फ्लावर में 10 बातें नहीं लिखनी है। बोलो कौन? सेक्सुअलिटी, सिमेट्री। और इसके बाद फ्लोरल, हटाएं? पक्का? देख लो भाई, इसमें कुछ नहीं है लिखने को। अब जो फ्लोरल पार्ट्स है वो थोड़े डिटेल में जाने पड़ेंगे कि फ्लोरल पार्ट्स में क्या क्या लिख सकते। चलो एक एक करके फिर से लिखते जाओ और मिटाते जाओ। पहला पॉइंट हैबिट एंड हैबिटेट हो गया। दूसरा पॉइंट वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर में कितने कैरेक्टर? 3। 1 इज रूट, फिर स्टेम, फिर लीफ। अच्छा बताओ, इसके बाद इनफ्लोरेसेंस, फिर फ्लावर में कितनी चीजें? 2। एक और सिमेट्री, दूसरा सेक्सुअलिटी, फिर फ्लोरल पार्ट। अब देखो फ्लोरल पार्ट्स में कैसे लिखना। फ्लोरल पार्ट्स में सबसे पहले लिखना है कैलिक्स।
और कैलिक्स में 4 बातें, ध्यान से सुनेंगे, बहुत रटने वाली बातें नहीं है। नंबर ऑफ सेपल, एनी एडेशन, क्या सेपल किसी से जुड़ी हुई है, और एनी कोहेसन, क्या कोई कोहेसन है, आपस में जुड़ी हैं तो कोहेसन, और दूसरे से जुड़ी हैं तो एडेशन। बताओ गैमोसेपलस इज कोहेसन की एडेशन? हाँ, सारी सेपल आपस में जुड़ना, इट इज गैमोसेपलस। बताओ कोहेसन की एडेशन, कोहेसन। हाँ, और एस्टिवेशन, चौथा पॉइंट एस्टिवेशन। चलो मुझे बताओ कैलिक्स में कितनी बातें लिखनी है? पता नहीं, बोलो बेवकूफों। पहला एनी एडेशन, एनी कोहेसन, एस्टिवेशन। अब कोरोला में भी बिल्कुल यही लिखना है, सब कुछ यही। बताओ नंबर ऑफ, अरे यार सेपल की जगह नंबर ऑफ पेटल, एनी एडेशन, और इसके अलावा एनी कोहेसन, और इसके अलावा एस्टिवेशन। किसी को एस्टिवेशन ही भूल गया तो क्या कर लेगा वो? एस्टिवेशन याद है क्या? इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल विथ रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ सेम वर्ग। सेपल का सेपल के को, और पेटल का पेटल। 4 थे, एक कौन था? वेल्व सिस्टर, हाँ पक्का? बताओ कैलिक्स, कोरोला, कैलिक्स नंबर ऑफ सेपल, एनी एडेशन, एनी कोहेसन, एस्टिवेशन, और कोरोला नंबर ऑफ पेटल, एनी एडेशन, एनी कोहेसन, एस्टिवेशन। यू गॉट माय पॉइंट? आगे देखो, कैलिक्स कोरोला के बाद अभी आपको लिखना है एंड्रूसियम। एंड्रूसियम, एंड्रूसियम को ध्यान से समझने के लिए देखेंगे नंबर ऑफ स्टेमन, एनी एडेशन, क्या स्टेमन एडेशन में है या फिर एनी कोहेसन? और मैंने एडेशन और कोहेसन सब सिखाए हैं। बोलो एडेशन याद है? बताओ एडेशन, एपीपेटलस याद आया? एपीफिलस याद आया? और कोहेसन याद कराया था मैंने, कोहेसन याद है? बताओ क्या सिनेंड्रस हो सकता है, सिंजनीसियस हो सकता है, एडेल्फस हो सकता है, मोनो डाई पॉली एडेल्फस। ये सब कोहेसन है कि एडेशन? कोहेसन। हाँ, और दूसरे से अटैच होना एडेशन। बताओ एंड्रूसियम में 3 ही बातें लिखनी है, नंबर ऑफ स्टेपन, एडेशन, कोहेसन। आप बचता है क्या? गायनीसियम। इट इज गायनीसियम। गायनीसियम में लिखना है नंबर ऑफ कार्पेल। इसके बाद नंबर ऑफ कार्पेल के बाद इसके बाद लिखना है सुपीरियर एंड इंफीरियर ओवरी, सुपीरियर और इंफीरियर ओवरी। इसके बाद कोहेसन एडेशन तो लिखने ही है, वो भूल गया मैं, कोहेसन और एडेशन। नंबर ऑफ कार्पेल, सुपीरियर इंफीरियर ओवरी, कोहेसन, एडेशन एंड प्लेसेंटेशन। क्या आपको प्लेसेंटेशन याद है? बोलो क्या? मार्जिनल था और एक्साइल था और कुछ था, तो आपको याद है? ठीक है, तो बेटा इतना अगर आप लोग सीख जाओगे तो आप पार्ट्स ऑफ फ्लावर लिख पाओगे। अगर फ्लोरल पार्ट्स लिख पाए तो काम बन जाएगा। देखो बेटा, मैं कुछ भी बात कई बार कह जाता हूँ, कहने के बाद मुझे काफ़ी सोच हो जाता है और मुझे लगता है मैं एज अ टीचर अगर ये बात मेरे मुंह से निकल गई तो गलत है। ऑलवेज बी डिसिप्लिन्ड एंड बी विद द मोरल वैल्यूज। अगर तुम लोगों ने यहाँ पर बैठ के अपने साथ बैठी हुई गर्ल्स को ये साबित कर दिया कि ठीक है यू आर अ गुड गाय, देन यू आर अ मोरल पर्सन, है ना। जैसे मेरे मुंह से निकल गया तुम कुछ भी करो, कुछ भी नहीं करना। करना क्या है, उनको सेफ महसूस करना, क्योंकि हमारी बहनें भी कहीं पढ़ने जा रही हैं और वो वहाँ पर सेफ महसूस नहीं करेंगी तो गड़बड़ होगा। और क्लासेस पढ़ो और मोरल वैल्यूज हाइज रखो और सेलेक्ट हो,
मेडिकल कॉलेज जाओ, उसके बाद लाइफ में मजे एंडलेस हैं, मजे एंडलेस हैं, पर कब? जब करियर बने या ना बने। जब करियर बन जाएगा तो फिर बर्बाद होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि एक बार MBBS करने गए तो बिगड़ोगे भी तो क्या बनोगे? डॉक्टर। बोले MBBS करने गए थे, एक बंदा बिगड़ गया, क्या बना? MBBS। अब जैसे मेरे जैसा बंदा वहां पर बना कि बिगड़ गया? बिगड़ गया। तो बिगड़ के क्या बना? और बिगड़ा तो क्या बन गया? अब इससे ज्यादा मत बिगाड़ना मुझे। बताओ, फ्लोरल पार्ट में कितने पार्ट हैं? 4। चारों याद रहेंगे? मैं इसे हटा दूं तो बता पाओगे? बताओ, चारों में कैलिक्स में क्या लिखोगे? नंबर ऑफ सेपल, कोहेशन, एडेशन, एस्टिवेशन। कोरोला में याद रहेगा? बोलो, कोहेशन, एडेशन, एस्टिवेशन। एंड्रोसियम याद रहेगा? बोलो, नंबर ऑफ स्टेमेन, कोहेशन, एडेशन। गायनीसियम याद रहेगा? नंबर ऑफ कार्पेल, कोहेशन, एडेशन, सुपीरियर, इंफीरियर और प्लेसेंटेशन। अगर इतना पढ़ लिया तो देखो तुम्हारे पास सेमी टेक्निकल डेफिनेशन में फ्लोरल पार्ट भी खत्म। फ्लोरल पार्ट के बाद यू हैव टू ड्रॉ द फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल पार्ट के बाद आपको फ्लोरल डायग्राम बनाना पड़ेगा। फ्लोरल डायग्राम बनाते वक्त आप एक डॉट लगाओगे, ये डॉट बताएगा इट इज अ फ्लोरल एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टू फ्लावर। फ्लावर की पोजीशन उसकी एक्सिस से क्या है ये डॉट बताएगा आपको। इसके बाद आप सबसे बाहर बनाओगे सेपल्स और उनका अरेंजमेंट। जैसे आपकी बुक में इसको समझाने के लिए ब्रेसिकेसी का यानी मस्टर्ड का डायग्राम बना के दिखाया गया है। तो फ्लोरल डायग्राम में सबसे बाहर आप बनाओगे सेपल्स और कैलिक्स। कैलिक्स। इसके बाद आप बनाओगे पेटल्स और उनका अरेंजमेंट। इट इज कोरोला। तो सबसे बाहर कैलिक्स, फिर कोरोला। जब कैलिक्स और कोरोला बन जाए डायग्राम में, उसके बाद आप बनाओगे स्टेमन। जितने स्टेमन हो उतने लिख दोगे यहां। जैसे बेटा ब्रेसिकेसी में 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। 4 बड़े, कंडीशन का नाम टेट्राडाइनमस। भूल गए क्या नाम था? 4 बड़े 2 छोटे। कंडीशन याद है? और ये हो गया एंड्रोसियम में स्टेमन का पोजीशन। और उसके बाद आप बनाओगे प्लेसेंटेशन, और ये गायनीसियम के बारे में बताएगा। हमें मालूम है इनमें एक फॉल सेप्टम था, भूल गए आप? ब्रेसिकेसी याद है? फॉल सेप्टम का नाम क्या था? रेप्लम। और उसमें प्रेजेंट थे सीड, और सीड कहाँ प्रेजेंट थे? पेरीफेरी। बोलो कहाँ प्रेजेंट थे? तो ये बना गायनीसियम। तो फ्लोरल डायग्राम में आप क्या क्या बनाओगे? बोलो क्या क्या बनाओगे? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, और एक डॉट बनाओगे। याद रहेगा? दिस इज मदर एक्सिस, समटाइम फ्लोरल एक्सिस या फिर मदर एक्सिस, पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टू फ्लावर। नहीं आया? अभी सर ये नहीं समझ में आया, इसका क्या मतलब है? अरे हम ये बताना चाह रहे हैं कि मदर एक्सिस से सेपल की, पेटल की, एंड्रोसियम की, गायनीसियम की पोजीशन वेंट्रल है कि डॉर्सल, या उसकी पोजीशन क्या है। बस डॉट या क्रॉस लिख करके छोड़ देते हैं। ओके, तो बताओ, सबसे पहले मदर एक्सिस, फिर कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोसियम, फिर समझ में आया? अगर इतना लिख लिया तो इसके बाद आएगा फ्लोरल फॉर्मूला। और फ्लोरल फॉर्मूला लिखते वक्त आपके पास कुछ कोड्स होंगे, कुछ डिनोशंस होंगे जो आप यूज करोगे।
जैसे मैं इन सारे डिनोशन को एक एक लिखता हूं, जैसे BR या फिर EBR। अगर BR लिखा है तो ब्रैक्ट ए और EBR लिखा तो ई ब्रैक्ट ए। किसी को ब्रैक्ट याद है? व्हाट इज ब्रैक्ट? अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ब्रैक्ट ए और अगर अब्सेंट है तो ई ब्रैक्ट। अभी जिन लोगों के दिमाग में फ्लावर चल रहा है वो कोड भी लिख पाएंगे, वो कोड भी लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे K फॉर कैलिक्स। पर अगर K के चारों तरफ बेटा ये ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब इट इज गैमोसेफेलस। बोलो क्या लिखा है? गैमोसेफेलस। इसके बाद C फॉर कोरोला। पर अगर C के चारों तरफ ब्रैकेट लिखा है, इट इज गैमोपेटलस। और अगर कैलिक्स और कोरोला में डिफरेंशिएशन नहीं है तो आप P लिखोगे, P फॉर पेरियन। इट इज पेरियंथ। ओके, नाउ इसके बाद A फॉर एंड्रूसियम। और A में अगर ब्रैकेट लिखा है, इसका मतलब ये कोहेसन दर्शा रहा। कोहेसन, और कोहेसन मैंने 3 पढ़ाए थे, किसी को याद है? बोलो, सिनेंड्रस, सिंजिनीसियस, एडल्फस। और एडल्फस में भी मोनो एडल्फस, डायडेल्फस। ओके, नाउ G फॉर गाइनीसियम। और गाइनीसियम में अगर ब्रैकेट लिखा है, इट इज कोहेसन। और इनके कोहेसन को बोलते हैं यस सिनकार्पस। भूल गए आप लोग, क्या बोलेंगे? सिनकार्पस। सारे कार्पेल आपस में जुड़े हो, कंडीशन का नाम सिनकार्पस। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा साइन मिलेंगे, जैसे G के नीचे अगर लाइन मिले, इट इज सुपीरियर ओवरी। अगर G के ऊपर लाइन मिले, इट इज इंफीरियर ओवरी। कुछ लोग हाफ इंफीरियर पूछते हैं क्योंकि मैंने पढ़ाया है, पर एनसीईआरटी ने उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। फिर भी इट इज लाइक द हाफ इंफीरियर, या फिर हाफ इंफीरियर के लिए भी इंफीरियर ओवरी वाला ही साइन चलता है। एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। एंड्रूसियम और कोहेसन में ब्रैकेट, गाइनीसियम कोहेसन में ब्रैकेट, G फॉर सुपीरियर ओवरी। G के नीचे लाइन है, G के ऊपर लाइन है तो इट इज इंफीरियर ओवरी। G के बीच से या फिर G के ऊपर लाइन है तब भी हाफ इंफीरियर। इंफीरियर को इंफीरियर ही मानेंगे वेदर इट इज हाफ इंफीरियर और फुल इंफीरियर। अगर ये साइन ना मिले तो इस पे जाना। आगे चलो, इसके अलावा कुछ स्पेशल साइन है, जैसे एंड्रूसियम का कोरोला के साथ अटैचमेंट। दिस कंडीशन इज नोन एज एपीपेटलस। एपीपेटलस कंडीशन को डिफाइन करने का तरीका ये है, एंड्रूसियम को कनेक्ट किया है अपने कोरोला से, एपीपेटलस। इसी तरीके से एंड्रूसियम को आपने पेरियंथ से कनेक्ट किया है, इट इज नोन एज एपीफिलस। जिनकी आज पहली क्लास है, नो डाउट उनकी हालत खराब होगी, क्योंकि आप एंड ऑफ द चैप्टर पर आए हो, जो पूरा चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। इसमें लिखा हुआ हर एक टर्म ये मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ, बहुत डिटेल में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। क्या आपको ब्रैक्ट मालूम है? क्या ब्रैक्ट ना होना ई ब्रैक्टिएट है? क्या कैलिक्स मालूम है? कोरोला मालूम है? गैमोसेफेलस और गैमोपेटलस मालूम है? पेरियंथ मालूम है? बताओ। एंड्रूसियम और कोहेसन मालूम है? गाइनीसियम के कोहेसन मालूम है? इसके अलावा सुपीरियर इंफीरियर ओवरी मालूम है? इसके अलावा एपीपेटलस और एपीफिलस कंडीशन भी मालूम है? नहीं आया बिटिया? क्या नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, कुछ गड़बड़ लग रहा है, ऐसा लग रहा कि ये सब का बवाल है। अगर एंड्रूसियम का अटैचमेंट पेटल के साथ हो, कुछ लोग भूल ही गए कि कब पढ़ाया था सर ने, बताओ। ये कैलिक्स है, ये
और स्टेमन पेटल में अटैच हो रहा है, कंडीशन का नाम एपीपेटल। तो उसे लिखेंगे कैसे? दिस। और आपको पेरियंथ याद है? पेरियंथ में कैलिक्स और कोरोला को डिफरेंशिएट और फिर हम लोग उसी में अटैच करते हैं। इट इज एपीफिलस और एपीटेपलस, याद है? तो पढ़ा तो मैं सब कुछ चुका हूं, अगर अभी भी नहीं आ रहा है इसका मतलब है तुमने सही ढंग से पढ़ा नहीं। चलो भाई एक एक करके बताओ। बी आर का मतलब, ई बी आर का मतलब, के मतलब, के में ब्रैकेट मतलब गैमोसेफेलस। कोहेशन है, ब्रैकेट ऑलवेज कोहेशन बताते हैं। कोहेशन मतलब सेम टाइप ऑफ एसोसिएशन। ओके, कोरोला याद है? कोरोला में ब्रैकेट है तो गैमोपेटलस। अच्छा बताओ, पी फॉर, ए फॉर एंड्रूसियम। अगर एंड्रूसियम में कोहेशन है तो ब्रैकेट होगा जी फॉर गायनीसियम। अगर गायनीसियम में ब्रैकेट है तो सिनकार्पस। बोलो क्या? अलग अलग है तो एपोकार्प। गायनीसियम के नीचे बेटा लाइन है तो सुपीरियर, और अगर ऊपर लाइन है तो इंफीरियर। अगर बेटा एंड्रूसियम और सी के बीच में लाइन है तो एपीपेटल, और एंड्रूसियम और उनके बीच में लाइन है तो पक्का? मुझे तो नहीं लग रहा कि आया। अभी पूछूंगा, अभी सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन खत्म नहीं हुआ। एक बार प्लीज ब्रेसिका का यानी मस्टर्ड का एक बार डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम फिर से बनाते हैं ताकि हम सीख जाएं हम कर क्या रहे। बताइए सबसे बाहर सेपल की पेटल, सेपल। सेपल का कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट दिख नहीं रहा, ना तो वेलवेट जैसा दिख रहा है ना तो इम्ब्रिकेट जैसा दिख रहा। यहाँ अजीब है, दो पेटल के दोनों एंड बाहर हैं और दो पेटल के दोनों एंड अंदर है। तो ना तो ये वेलवेट है, ना तो ये ट्विस्टेड है, ना तो ये इम्ब्रिकेट है, ना तो ये वैक्सिलरी। तो हमारे एस्टिमेशन में फिट बैठता है कि नहीं? नहीं। फिर मैंने कोरोला बनाया और कोरोला में जस्ट टच किया। अभी जो बनाया था उसे डिस्क्राइब कर रहा हूं, और अगर जस्ट टच कर रहा हूं तो बताओ किस तरीके का एस्टिमेशन है? क्या ये वेलवेट है? यस और नो? फिर इसके बाद मैंने 6 स्टेमन बनाए। कितने? 6। और 6 स्टेमन में 4 स्टेमन मैंने आसपास बनाए ये, और 2 स्टेमन दूर बनाए, यानी दोनों पेटल के पास हैं। पेटल के पास हैं तो बेटा किसके पास हैं? थैलमस। और थैलमस के पास हैं तो छोटे की बड़े? छोटे। और 2 बेटा मैंने पेटल से दूर बनाए। इसका मतलब पेटल से दूर है तो 4 पेटल से दूर हैं। 4 छोटे की बड़े? बड़े। कंडीशन टेट्राडाइनमस। एनसीईआरटी देखो दिखाई पड़े। फिर इसके बाद मैंने बनाई ओवरी। ओवरी एक्चुअली बेटा मोनोलोकुलरी थी, लेकिन उसमें आया प्लेसेंटा, सॉरी उसमें आया क्या? फॉल्स सेप्टम। नाम बताओ? रेप्लम। और क्या यहाँ पर सीड बनाए? प्लेसेंटेशन कैसा है? पैराइटल। फिर से बोलो। अब इसको देखकर मैं फ्लोरल फार्मूला लिखता हूं। सबसे पहले फ्लोरल फार्मूला में हम लोग लिखते हैं सिमेट्री। बोलो क्या लिखते हैं? तो बताओ सिमेट्री में जो प्लस साइन है, दिस प्लस साइन इज फॉर एक्टिनोमॉर्फिक। ये बताना भूल गया मैं। प्लस साइन इज फॉर एक्टिनोमॉर्फिक। और बेटा परसेंटेज लाइक साइन इट इज जाइगोमॉर्फिक। तो सबसे पहले हम लोग सिमेट्री लिखते हैं। तो ब्रेसिका का पौधा एक्टिनोमॉर्फिक है। इसके बाद लिखते हैं सेक्सुअलिटी। भाइयों बहनों, सेक्सुअलिटी लिखते वक्त ये साइन है मेल का, ये साइन है फीमेल का, और अगर बेटा कोई बाइसेक्सुअल है तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। दिस इज द साइन फॉर बाइसेक्सुअलिटी। तो मैंने देखा इसमें एंड्रूसियम भी है और गायनीसियम भी है, तो ये बाइसेक्सुअल हुआ, लाइक दिस। फ्लोरल फार्मूला लिख रहा हूं और ध्यान से देखो। बताओ इस साइन का मतलब? जाइगो की एक्टिनो, एक्टिनो, और इसका? तो ये फ्लावर जो भी है ये एक्टिनोमॉर्फिक और बाइसेक्सुअल। इसके बाद कैलिक्स लिखते हैं के, और जिसमें 2+2। व्हाट इज 2+2? 2 बाहर
और 2 अंदर, और आपस में जुड़े। हाँ? इसके बाद मैंने लिखा कोरोला। क्या लिखा? कोरोला। और 4 लिखा। क्या लिखा? 4। और इट इज अ क्रॉस फॉर्म कोरोला। कभी कभी CX लिखते हैं। CX का मतलब होता है दीस कोरोला और द क्रॉस फॉर्म, जैसे X होता है वैसे बने। खैर अपनी बुक में नहीं लिखा। फिर मैंने लिखा एंड्रूसियम, जिसमें 2 छोटे 4 बड़े। कंडीशन टेट्राडाइनमस। बोलो क्या? फिर मैंने लिखा गाइनीसियम, और वो भी बाई कार्पेलरी और सिन कार्पस। ब्रैकेट लगाया तो यानी दोनों कार्पेल अलग अलग की जुड़ी, और उसके नीचे लगाया लाइन, सुपीरियर की इंफीरियर, सुपीरियर। दिस इज हाउ वी कैन राइट द फ्लोरल फॉर्मूला। और आपको जो सबसे मुश्किल का क्वेश्चन बनेगा वो यही होगा। फ्लोरल फॉर्मूला देख के कहेंगे फैमिली पहचानो। हर फ्लोरल फॉर्मूला में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो फैमिली की तरफ इंडिकेट करता है। जैसे इस फ्लोरल फॉर्मूला में है एंडोसियम 2 + 4। बोलो 4 बड़े 2 छोटे। बताओ किस कंडीशन में? मस्टर्ड। मस्टर्ड का मतलब ब्रेसिक एसिड। सुपीरियर ओवरी बहुत मिल सकती हैं। सिन कार्पस सुपीरियर और बाई कार्पलरी ओवरी बहुत मिल सकती हैं, पता नहीं, पर ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो बताओ फ्लोरल फार्मूला लिखते वक्त सबसे पहले बोलोगे नहीं? सेक्सुअलिटी की सिमेट्री, फिर कैलिक्स, फिर अगर इतना सीख लिया तो इसके अलावा कुछ मिल सकता है तो BR या फिर EBR। व्हाट इज BR और EBR? ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट। ब्रैक्ट प्रेजेंट तो ब्रैक्टिएट, एब्सेंट तो ई ब्रैक्टिएट। सर अभी भी नहीं आया। सर हमको तो आपने लिखने भी नहीं दिया, समझने भी नहीं दिया। अब आप लोग मेरी मदद करेंगे सेमी टेक्निकल फार्मूला की केवल हेडिंग्स लिखने में। लिख पाएंगे? हाँ, आधे से ज्यादा तो बीमार हैं सर, कैसे लिखेंगे? लिख पाएंगे? और मम्मी कसम है अगर नोटबुक देखी तो एकदम रियल वाली कसम है मम्मी की, ये टूटेगी नहीं। बस ट्राई करो, आए ना आए चलेगा। पहला बोलो, अब ना बोलो तो अच्छा है। पहला, दूसरा क्या वेजिटेटिव कैरेक्टर होगा? बेटा अगर ये नहीं आया फैमिली नहीं पढ़ा पाऊंगा। मेरी मुश्किल यही है। वेजिटेटिव कैरेक्टर में कितने पार्ट? नंबर 1 रूट, स्टेम, लीफ। इनके अंदर क्या लिखना छोड़ दे रहा हूं? मैं छोड़ दे रहा हूं, वो तुम बता देना। याद है? तो पहली हेडिंग हैबिट एंड हैबिटेट, दूसरा वेजिटेटिव, और वेजिटेटिव कैरेक्टर में रूट, स्टेम, लीफ। थैंक यू वेरी मच। आगे इनफ्लोरेसेंस। जो लोग भी ये पॉइंट याद रखेंगे वो लोग हीरो हैं। इनफ्लोरेसेंस याद है? कितने पॉइंट? रेसिमोस, चौथा पॉइंट फ्लावर। फ्लावर लिखेंगे? फ्लावर लिखेंगे? फ्लावर में कितनी चीजें? 2। एक कौन? सिमेट्री और दूसरी सेक्सुअलिटी। एक सिमेट्री और दूसरी सेक्सुअलिटी है। यू गॉट माई पॉइंट? फ्लावर के बाद 5वां पॉइंट लिखेंगे फ्लोरल पार्ट्स। बोलो क्या लिखेंगे? और फ्लोरल पार्ट्स में पहला कैलिक्स। हाँ, कैलिक्स के 4 पॉइंट याद हैं? नंबर ऑफ सेपल, कोहेशन, एडेशन, एस्टिलेशन। याद है? कोरोला लिखेंगे? बोलो नंबर ऑफ पेटल, कोहेशन, एडेशन, एस्टिलेशन। याद है? अच्छा बताओ एंड्रूसियम लिखेंगे? बोलो याद रहेगा? नंबर ऑफ स्टेमेन, कोहेशन, एडेशन। याद है? और गाइनीसियम लिखेंगे? याद है आपको? बोलो नंबर ऑफ, इसके बाद कोहेशन, एडेशन, सुपीरियर और इंफीरियर। याद है? और इसके बाद याद रहेगा? इसके बाद छठा पॉइंट लिखेंगे फ्लोरल डायग्राम। फिर से बोलो
फ्लोरल डायग्राम हो जाएगा। और फ्लोरल डायग्राम के बाद बोलो फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे। और फ्लोरल फॉर्मूला लिखते वक्त क्या क्या लिखेंगे, याद है? क्या लिखेंगे? यस, आपको मालूम है फ्लोरल फॉर्मूला लिखते वक्त सबसे पहले सिमेट्री, सेक्सुअलिटी, एलेक्स, और क्या इनके कुछ कोड्स हैं? क्या कोड्स फिर से लिखाने पड़ेंगे? आएंगे? मेल कैसे लिखेंगे, याद रहेगा? फीमेल कैसे लिखेंगे, याद रहेगा? पता, कोहेशन ब्रैकेट में रखेंगे, एडेशन ऊपर की लाइन से दिखाएंगे, एपिपेटलस और एपीफिलस, याद रहेगा? के फॉर कैलिक्स, सी फॉर, ए फॉर, जी फॉर, डायनीशियम के ऊपर लाइन, इंफीरियर, नीचे सुपीरियर, याद रहेगा? और इस तरीके से आपका ये टॉपिक सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ये ख़त्म हो पाएगा। और इस ख़त्म होते हुए टॉपिक के साथ आज हम एक फैमिली को पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमारे कोर्स में कितनी फैमिलीज़ हैं? 3। और देखते हैं फैमिली हमारी जेब में आएगी कि नहीं आएगी। तो सबसे पहली फैमिली है फैबेसी। हर फैमिली का नाम क्यों रखा गया ये जरूर ध्यान दीजिएगा। फैबेसी, इसका नाम फाबा बीन की वजह से रखा गया है। फाबा बीन ये एक सेम की तरह आने वाली बीन है, फली है। उस फली की वजह से ही बेटा इट इज नोन एज फैबेसी, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज बीन फैमिली। मटर की फली, चने की फली, अरहर की फली, मूंग की फली, मूंगफली, whatever the फली is belongs to Fabaceae। याद रखना, अर्लियर क्लासिफिकेशन में एक बड़ी फैमिली का क्लासिफिकेशन किया गया था। इट वाज द लेग्यूमिनेसी। इस लेग्यूमिनेसी की सब फैमिली हैं 3, यानी लेग्यूमिनेसी के अंदर भी 3 फैमिलीज आती थी। किसी को याद है तीनों फैमिली? यस, पैपिलियोनेसी दैट इज फैबेसी, सीजलपिनोइडी इट इज माइमोसाइडी, मिमोसा प्यूडिका, छुई मुई, नाम सुना है? तो खैर कोई बात नहीं। तो फैबेसी जो है वो लेग्यूमिनेसी की सब फैमिली। इसका पुराना नाम, ओल्ड नेम, द ओल्ड नेम वाज पैपिलियोनोइडी। बाद में इसका एक और नाम हुआ पैपिलियोनेसी। और भाइयों बहनों, नॉमेनक्लेचर के दौरान एक रूल बनाया गया, जब भी फैमिली का नाम एंड हो वो CAE से एंड होना चाहिए, CEAE। पैपिलियोनोइडी इस नाम से इत्तेफाक नहीं रखते क्योंकि उसका एंड DAE से है। और बोला गया नॉमेनक्लेचर के रूल में कि जो फैमिली है उनका नाम CEAE या CAE या फिर CAE इससे एंड होना चाहिए। और इस हिसाब से पैपिलियोनोइडी को पहले पैपिलियोनोइसी किया गया और फिर उसके बाद फैबेसी किया गया। तो जितनी भी फैमिली है उनका नाम कैसे होना चाहिए? C। इसीलिए कंपोजिटी का नाम बदल के क्या रखा गया? एस्टेरेसी। कंपोजिटी याद है? क्या नाम रखा गया? एस्टेरेसी। ग्रामिनी का नाम रखा गया पोएसी। हर फैमिली को किस में एंड होना चाहिए? CAE या फिर CAE, CEAE या फिर CAE। दिस इज बेटर। ओके। और इस वजह से फैमिलीज के नाम बदलते गए। याद रखना, ये लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंडर क्लासीफाई की गई थी, यानी ये दाल वाली फैमिली के अंडर में क्लासीफाई की गई थी। दाल वाली फैमिली लेग्यूमिनेसी में 3 सब फैमिलीज हुआ करती थी। उन 3 सब फैमिली में से एक ये सब फैमिली है। दिस इज वन ऑफ द सब फैमिली हियर। और इस सब फैमिली में आपको ध्यान से देखना है, ये बात याद रहेगा। आगे की बात सुनो।
अब अगर मैं फैमिली फैबेसी लिखने जाऊं तो कितने लोग बोलेंगे कि सर अब हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो मैं कहूंगा तुम्हें सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन याद है? अब मैं आपके भरोसे हूं, अगर फैमिली पढ़ना है तो आप ही के भरोसे हूं। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन याद है? पहला पॉइंट हैबिट एंड हैबिटेट। तो पहले मैं लिखूंगा हैबिट एंड हैबिटेट। यस, इस फैमिली में हर्ब भी मिलेंगे, श्रब भी मिलेंगे और स्मॉल ट्री या फिर ट्री भी मिलेंगे, स्मॉल ट्री भी मिल जाएगी। और ये वर्ल्ड वाइड मिलेगी आपको, विश्व में हर जगह इनके पौधे मिलेंगे वर्ल्ड वाइड। हैबिट एंड हैबिटेट खत्म। हैबिट एंड हैबिटेट पूरा हो गया। अब बताओ, मैं तो भूल ही गया मैंने क्या पढ़ा था। दूसरा कैरेक्टर क्या लिखना है? वेजिटेटिव कैरेक्टर। और भाइयों बहनों, वेजिटेटिव कैरेक्टर में तुमको क्या लिखना था पता नहीं, मारेंगे जल्दी जल्दी बोलो। रूट याद है? रूट में लिखना है कि इनमें टैप रूट पाई जाती है। कैसी रूट? कैसी रूट? और एक बात और लिखनी है, इनके रूट में पाए जाते हैं रूट नोड्यूल। और इन रूट नोड्यूल में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। नाम तो सुना ही होगा। और ये राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आता है। ये रूट में, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। तो बताओ, पूरी लेग्यूमिनेसी फैमिली या फिर पूरी की पूरी फैबेसी में क्या जड़ों में गांठें पाई जाती हैं? और उन गांठों में कोई बैक्टीरिया होता है? बैक्टीरिया का नाम राइजोबियम। रूट के बाद स्टेम। याद रखना, दोनों तरीके के स्टेम मिल सकते हैं, इरेक्ट भी और क्रीपर भी। बताओ मटर का कैसा है? क्रीपर। इरेक्ट भी मिल सकते हैं। स्टेम में एज सच कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, तो मैं छोड़ देता हूं और आगे बढ़ जाता हूं। इसके बाद आता है लीफ। बच्चों, डायकॉट लीफ है तो वेनेशन कैसा? रेटिकुलेट। तो पहली बात तो इनमें सिंपल लीफ मिल सकती हैं, कंपाउंड लीफ भी मिल सकती हैं, और डायकॉट होने की वजह से रेटिकुलेट वेनेशन है। और अगर भूले नहीं हो तो मटर में थी लीफ टेंड्रिल्स। बोलो क्या प्रेजेंट है? लीफ। भूल गए आप? हाँ, लीफ टेंड्रिल। और इनके लीफ बेस में था पल्विनस। किसी को याद है? लीफ बेस गेट स्वेलन, इट इज नोन एज पल्विनस। क्या कहलाता है? पल्विनस। तो रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया। अब बताओ मैं क्या लिखूं? भूल गए? अरे यार बोलो तो, क्या लिखूं? इनफ्लोरेसेंस लिखूं? तो तीसरा पॉइंट है इनफ्लोरेसेंस। और इनके इनफ्लोरेसेंस का नाम है रेसिमोस। क्या मुझे आप रेसिमोस के सारे कैरेक्टर बता दोगे? एक्सिस कॉन्टिन्यूअस ग्रो करेगी, पुराने फ्लावर नीचे, नए फ्लावर सक्सेशन, बेसिपिटल के एक्रोपिटल। क्या ये एक्रोपिटल सक्सेशन होगा? अभी 3 पॉइंट हुए, बोर्ड खाली चाहिए। बिना देखे जो लोग भी बताएंगे सही रहेगा। हैबिट एंड हैबिटेट याद है? हर्ब, श्रब और ट्री वर्ल्ड वाइड है। वेजिटेटिव कैरेक्टर याद है? रूट में टैप रूट है। रूट में बताओ नोड्यूल है, रूट नोड्यूल बोलेंगे। राइजोबियम है। स्टेम में कोई मॉडिफिकेशन। लीफ में डाइकॉट की मोनोकॉट, डाइकॉट। सिंपल कंपाउंड दोनों हैं। और बताओ वेनेशन, हाँ, कोई मॉडिफिकेशन दिख रहा है? लीफ टेंड्रिल। और क्या लीफ बेस में मॉडिफिकेशन है? बोलो क्या? पल्विनस। इनफ्लोरेसेंस याद है? बोलो क्या? रेसिमोस। भैया आप पढ़ रहे हो फैबेसी, फैबेसी में पढ़ रहे हो, रट्टा मार रहे हो कि समझ में आ रहा है? अच्छा बताओ, इनफ्लोरेसेंस के बाद क्या आएगा? फ्लावर। फ्लावर में कितनी बातें लिखनी है? 2। एक कौन? सेक्सुअलिटी। दूसरी
तो याद रखना इनके फ्लावर कैसे हैं, बाइसेक्सुअल। हाँ, और इनकी सिमेट्री कैसी है, जाइगो। एक्टिनो कैसे, पढ़ा के आदमी मर जाए लेकिन एक्टिनोमॉर्फिक बोलेंगे। जाइगोमॉर्फिक याद है? अरे याद है, एक स्टैंडर्ड था, 2 विंग थे और एक कील था। कितना पेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक। जब एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो एक्टिनो की जाइगो, जाइगो। बेवकूफ। चलो फ्लावर में क्या क्या लिखते हैं, सेक्सुअलिटी और सिमेट्री। बताओ सेक्सुअलिटी कैसी है और सिमेट्री, एक्टिनो की जाइगो। कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 2। अब क्या लिखे, पता नहीं सर। फ्लोरल पार्ट लिखे, देखो फ्लोरल पार्ट को। फ्लोरल पार्ट में सबसे पहले लिखेंगे कैलिक्स, और पता नहीं कैलिक्स में क्या लिखे हम। 4 पॉइंट लिखने हैं। पहले नंबर ऑफ सेपल 5, नंबर ऑफ सेपल 5। अब अपनी एनसीईआरटी देखिए, कोहेसन है कि नहीं है, गैमोसेपलस की पॉलीसेपलस। एनसीईआरटी क्या लिखती है, गैमोसेपलस है। इसका मतलब इनके सारे के सारे सेपल आपस में जुड़े हैं, गैमोसेपलस है। इनमें कोई एडेशन नहीं है, कोहेसन है, एडेशन नहीं है। और इनका एस्टिवेशन या तो वेलवेट होगा और या तो इम्ब्रिकेट होगा, ट्विस्टेड नहीं होगा। कुछ लोगों में वेलवेट, कुछ लोगों में इम्ब्रिकेट। चारों पॉइंट भूल गए तो हम क्या करें। पहला पॉइंट नंबर ऑफ सेपल, फिर कोहेसन, एडेशन, एस्टिवेशन। बताओ एस्टिवेशन कैसा है, या तो वेलवेट या तो इम्ब्रिकेट। और इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन गलत होने की 100% संभावना है। ये एस्टिवेशन कैलिक्स का है, कोरोला का एस्टिवेशन बदल जाएगा और क्या हो जाएगा वो देखिएगा। नंबर ऑफ पेटल, यार यहां पर कितने हैं, 5। नंबर ऑफ पेटल यहां पर भी 5 है, पर याद रखना दे आर पॉलीपेटलस। पॉलीपेटलस है, सब अलग अलग है, केवल 2 को छोड़कर। और उनका जो एस्टिवेशन है वो है वैक्सिलरी। और ये कमाल की बात है कि वैक्सिलरी मैंने पढ़ा रखी है आपको, सबसे बड़ा वाला पेटल, हाँ स्टैंडर्ड। ये जुड़ा है कि अलग है, अलग। फिर दोनों अलग, और क्या ये विंग्स हैं, थैंक यू वेरी मच, विंग्स। और इसके बाद क्या कील है। सर हमको तो 4 पॉइंट लिखने थे, आपने तो 2 ही में निपटा दिया। बताओ कितने नंबर, 5 दिख रहे हैं। देखो 1 पेटल, 2, 3, 4, 5 पेटल पॉलीपेटलस, सब अलग अलग है, इनको छोड़कर, कील वालों को छोड़कर। इसका मतलब कील जो जुड़ी हुई है वो आपस में जुड़ी है। तो दिस इज कंडीशन लाइक 1 + 2 प्लस ब्रैकेट में 2। अब बताओ ये क्या है, बताओगे नहीं, ये क्या है, स्टैंडर्ड, ये विंग्स और ये कील। ब्रैकेट में 2 जो लिखे हैं वो ये हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हैं। इसके बाद आई एंड्रूसियम। एंड्रूसियम में 3 ही पॉइंट लिखने थे। नंबर 10 हैं स्टेमन, देयर आर 10 स्टेमन। सो गए बेटा, कितने, और इनमें कोहेसन है, और कोहेसन का नाम है डाइडेल्फस। बोलो क्या है, क्या ये डाइडेल्फस हैं। और डाइडेल्फस का मतलब है एक ग्रुप में कितने लोग हैं, 9, हाँ, और एक अकेला है। इट इज 9 + 1 अरेंजमेंट। जिन लोगों की आज पहली क्लास है वो मरेंगे, ये तो मैं पक्का जानता हूँ। ऐसे सिखाया था, 9 लोगों के फिलामेंट आपस में जुड़े हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये रहा 9 लोगों के फिलामेंट जुड़े हैं और एक अकेला। 9 + 1 अरेंजमेंट।
तो डायडेल्फस। नाउ द गायनीशियम, गायनीशियम में कार्पेल एक है, और अगर एक है तो कोहेशन और एडेशन की बात नहीं होगी, मोनोकार्पेलरी। बोलो कैसी है? और इसके बाद सुपीरियर ओवरी है, इंफीरियर की सुपीरियर, सुपीरियर, और प्लेसेंटेशन है मार्जिनल। बोलो कैसा है? भूल गए, मटर का प्लेसेंटेशन भूल गए, याद है? कैसा है? मार्जिनल, मार्जिनल प्लेसेंटेशन है इनमें। ओवरी सुपीरियर की इंफीरियर, सुपीरियर। हमें तो लग ही नहीं रहा कि मैंने कुछ पढ़ाया है। बोलो कैलिक्स में कितने नंबर ऑफ सेपल? बताओ। गैमो की पॉली? हाँ, आपस में जुड़े हैं। एस्टिवेशन वैक्सिलरी है। एस्टिवेशन कैसा है? वेलवेट या फिर एम्ब्रिकेट? अब बोलो कोरोला दिख रहा है? यहाँ पर इमेज ज्यादा जरूरी है बजाय रट्टा की। कोरोला दिख रहा है? 5 पेटल हैं। कोहेशन और एडेशन में से केवल कील में कोहेशन है, अदरवाइज पॉलीपेटलस है। बड़ा वाला स्टैंडर्ड, 2 वेन, 2 कील, कंडीशन वैक्सिलरी। एंड्रूसियम में टोटल स्टेमन 10 हैं। ओके, डायडेल्फस 9 + 1। गायनीशियम याद है? एक कार्पेल है। मैंने कहा था कई बार, अपने यहाँ 3 फैमिलियां, तीनों के सीक्वेंस में, पहले में 1, दूसरे में 2। तो कार्पेल एक है। सुपीरियर की इंफीरियर? सुपीरियर ओवरी है, और प्लेसेंटेशन मार्जिनल। अब फ्लोरल डायग्राम देखो। अगर मैं मदर एक्सिस बना दूं तो सबसे बाहर मिलेंगे मुझे 5 लोग। 1, 2, 3, 4 और ये रहे 5, और पांचों लोग आपस में जुड़े होंगे। देखो कैसे जोड़ते हैं, डायग्राम में कैसे जोड़ते हैं। इट इज गैमोसेप्लस। इसके बाद कोरोला। कोरोला में बड़ा वाला, अब इतनी बार पढ़ा दिया, अब तो बता ही दो। 2 छोटे वाले विंग्स, और आखिरी में कील। दीज आर कोरोला। इसके बाद एंड्रूसियम 10 हैं स्टेमन, और 10 स्टेमन में 9 एक साथ जुड़े। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और एक अकेला पड़ा। कंडीशन क्या ये 9 एक साथ हैं? कैसा? सिंजिनीसियस की सिनेंड्रस की एडेल्फस, मोनोडेल्फस की डायडेल्फस, एंड देन मोनोकार्पेलरी ओवरी, और जिसके मार्जिन में प्लेसेंटा। नहीं आया? नहीं आ गया? अब जो लोग फ्लोरल फॉर्मूला लिख देंगे वो राजा बाबू बनेंगे कि नहीं बनेंगे पता नहीं। फ्लोरल फॉर्मूला में सबसे पहले भूल गए, सिमेट्री याद है? एक्टिनो की जाइगोट, थैंक यू। फिर यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल, हो गया? तो इसके बाद कैलिक्स में कितने लोग? 5, और गैमोसेप्लस। ब्रैकेट देखो कैसे, गैमोसेप्लस हो गया। इसके बाद कोरोला 1 + 2 + 2। बताओ ये कौन है? ये बोलो स्टैंडर्ड। ये एंड्रूसियम याद है? 9 जुड़े हैं +1, याद है? और गायनीशियम सुपीरियर की इंफीरियर? सुपीरियर, और ए ब्रैकेट लगाए कि नहीं? नहीं। अब देखो, इस फैमिली को पहचानने के 2 तरीके हैं। एक ये इंडिकेशन है और एक ये इंडिकेशन है। जो लोग इन दोनों इंडिकेशन को समझ लेंगे वो फैमिली पहचान लेंगे। ये कंडीशन वैक्सिलरी, और ये पक्का?
अच्छा, मुझे तो डाउट है कि कुछ पक्का हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, पहचानना जो मैं सिखा चुका हूँ, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, ओके रे, एक मिनट, कैलिक्स 2+2, कोरोला 4, एंड्रूसियम 2+4 एंड दिस, और गायनीसियम, बाइकार्पलरी, सिनकार्पस सुपीरियर फैमिली। किसका लिखा? मस्टर्ड। किस बात से पहचाने? एंड्रूसियम। और ये कंडीशन याद है? अब देखो, जाएगो, बाइसेक्सुअल 5, ओके, कोरोला 1+2+2, ओके, एंड्रूसियम 9+1, गायनीसियम, मोनोकार्पलरी सुपीरियर, फैबेसी। और इस तरीके से जब एग्जाम में लिखा रहता है, दिमाग भन्ना आ जाता है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। तो किसी भी फैमिली को पहचानने का द सेट, हर एक में कोई ना कोई इंडिकेशन, इसको पहचानने का ये एरो और दिस याद रहेगा। दिस वाज द फैमिली ब्रासिक एसिड एंड दिस इज फैबेसी। एक फैमिली आज हमने पढ़ी और उसके एग्जाम्पल्स और उनसे जुड़े हुए एग्जाम्पल्स बहुत आराम से लर्न करिए ताकि आपको आ जाए। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कोई भी एग्जाम्पल में ऐसा है जिसको फूड की तरह यूज कर सकें। यस, फैबेसी फैमिली में फूड की तरह यूज की जाने वाली है पल्सेस, दाल है, और इनमें बहुत नाम लिखा है। एनसीईआरटी देखो क्या क्या लिखा है, ग्राम, व्हाट इज ग्राम, चना, इसके अलावा अरहर लिखा है, और क्या लिखा, सेब और मूंग, ओके एटसेट्रा। आप समझ लो दाल वाली फैमिली है ये। इसके अलावा पी, इसको हम लोग एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं। उसके अलावा फूड में दूसरा पॉइंट लिखा है ऑयल। क्या इनसे कुछ एडिबल ऑयल निकाल सकते हो? दो लिखे, बोलो कौन? सोयाबीन का तेल, दैट इज सोयाबीन ऑयल, इसका मतलब सोयाबीन भी इसी फैमिली का। और दूसरा मूंगफली का तेल, दैट इज नोन एज ग्राउंड नट ऑयल। ऑयल के बाद डाई, द फेमस डाई नील। मेरा नाम है सुनील, सुंदर नील, सुफार सुंदर, नील मतलब नील यानी उजाला नील। हाँ खुश। बोले सर आप तो काले हो। भगवान हमेशा काले हैं लेकिन दिखाए कैसे जाते हैं? नीले। अरे हम भगवान नहीं, आइटम होगा। जब किसी काले आदमी को काला कह दो तो उसके पास एक ही बचाव का तरीका है, काले तो भगवान भी थे। और वो रोते रोते बोलता काले तो भगवान भी थे, है ना। वो सोचता कि वो भगवान हो गया, ऐसा कुछ नहीं। बहुत बचपन से गालियाँ सुनी है। हर मोहल्ले से निकलो अगल बगल के दो लोग बोलते थे काला कलूटा बैगन। ऐसा लगता था भगवान ये काला मुझे क्यों बनाया, जाने कितनी फेयर एंड लवली यूज़ की मैंने। दीदी मंगाती थी, मैं लगाता था। तो बोलते थे कि रात में लगाओगे तो सुबह गोरे हो जाओगे। रात भर में मैंने पूरी डिबिया खाली कर दी। बाद में पता चला फेमस डायलॉग, भैंसे फेयर एंड लवली लगाने से गाय। ओके गुड। तो डाई में एक डाई है इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया। इंडिगो फेरा, इट इज नील, इसी को नील बोलते हैं। कैसे? ओके। इस नील की खेती करने ही हमारे यहाँ पर अंग्रेज आए थे और इन्होंने बहुत सारी जगह को बैरन कर दिया था नील की खेती करके। इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया। इसके बाद फाइबर्स हैं, हम लोग इस फैमिली से फाइबर्स निकाल सकते हैं। एक है सनई। हाउ मेनी ऑफ यू नो द सनई? सफ़ेद कलर की रस्सी होती है सनई, सन हेम्प, याद रहेगा? इसी फैमिली को है। और कुछ है? हाँ, चारा। अरे ये तो अपना मटेरियल है। गाय भैंस चराने वाले सावधान। क्या आप लोगों ने बरसीम सुनी है? बरसीम को अंग्रेजी में ट्राइफोलियम बोलते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो बरसीम जानते भी नहीं होंगे।
पर आपको मालूम है खेत में गेहूं चना लगाने के पहले हम लोग थोड़ी देर के लिए खेती करते हैं। बताओ, ट्राइफोलियम, 2 फायदे हैं इसकी खेती करने से। नाइट्रोजन कंटेंट खेत में घटेगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। इसके अलावा सेस्बेनिया, इट इज नोन एज ढैंचा। ढैंचा, हाउ मेनी ऑफ यू नो द ढैंचा? जो लोग ढैंचा के बारे में नहीं जानते उससे ऑल इंडिया पीएमटी में एक क्वेश्चन पूछा गया है। सेस्बेनिया हैव स्टेम नोड्यूल ऑल्सो। रूट में नोड्यूल के साथ साथ इसमें स्टेम में भी नोड्यूल होते हैं। ये चारा खेतों में उगा करके फिर खेत के साथ जोत दिया जाता है ताकि फर्टिलिटी बढ़ जाए। फॉडर हो गया। और बताओ? हाँ, ऑर्नामेंटल, सजावटी पौधे। क्या गजब पौधे हैं भाई। ऑर्नामेंटल पौधे इनमें बहुत बढ़िया बढ़िया है। बोलो, एक तो है ल्यूपिन, और कुछ स्वीट पी। स्वीट पी, इट इज ऑल्सो नोन एज लथाइरस। चटरी, हाउ मेनी ऑफ यू नो द चटरी? मटर की बहन चटरी। ये खेतों में जानवर को खिलाने के लिए की जाती है। कई बार कुछ लोग मटर के साथ चटनी मिला देते हैं, एक बीमारी हो जाती है लेथाइरिज्म। बहुत बड़ा भयानक बीमारी है ये, लेथाइरिज्म। ये एक पॉइजन है, लेथाइरिज्म। लेथाइरस ओडोरेटस नाम के पौधे से निकलता है, स्वीट पी से। इसलिए मटर को भी खाते वक्त देखें, अगर बहुत छोटी मटर है, इट इज़ नॉट मटर, इट इज़ स्वीट पी। तो इट इज़ अ वेरी टॉक्सिक, इसलिए इसे ना खाएं। आजकल मिक्स होकर के लोग बेच रहे हैं, सस्ती मिलती है, मटर के साथ बेचते हैं। ओके, ऑर्नामेंटल के बाद आती है दवा, मेडिसिन। यस, मुलैठी। मुलैठी, जब गले में खराश हो मुलैठी खाइए और प्रभु के गुण गाइए। याद रहेगा। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। 2 फैमिली बाकी हैं, कल फैमिली पूरी हो जाएंगी और आज शाम को वो चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो कल हम लोग क्वेश्चन भी लगाएंगे इसके। ठीक है।